हेलो दोस्तों, वेलकम माय टू यूट्यूब चैनल्स। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि आज हम लोग क्या कंप्लीट करने वाले हैं, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। क्लास 10th का चैप्टर्स ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, इस चैप्टर को हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग 10th क्लास में होंगे और आप लोग का पेपर धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है और आप लोग पूरे जोश में होंगे और जोश के साथ पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे और पेपर में अच्छा करते रहे। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या टॉपिक पहला हम लोग का होने वाला है, ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के जितने भी पार्ट हैं सभी पार्ट को हम लोग को देखना है। जैसा कि आपके 8 से 9, 8 या 9 पार्ट मिलेंगे और इन्हीं पार्ट को हमें पूरा कंप्लीट देखना है। फिर इसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा उस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग ह्यूमन आई में पढ़ने वाले वो आपका क्या है, आई बॉल। यहाँ पे लिखा पड़ा है, क्या है, आई बॉल। ये क्या होता है, आप देखेंगे किसी भी ह्यूमन आई जो होता है, किसी भी मानव का जो नेत्र होता है एक बॉल की तरह होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। कैसा होता है, स्फेरिकल शेप। एनी ह्यूमन आई इज लाइक अ स्फेरिकल सेल। किसी भी ह्यूमन आई, किसी भी व्यक्ति का आई कैसा होता है, स्फेरिकल सेल का होता है, जिसका व्यास, जिसका डायमीटर अप्रोक्स कितना होता है, 2.3 मीटर्स। किसी भी व्यक्ति का आई का जो शेप होता है वो कैसा होता है, स्फेयर की तरह होता है, जिसका डायमीटर अप्रोक्स 2.3 मीटर का होता है। कहने का मतलब फर्स्ट पॉइंट, ह्यूमन आई में हम लोग क्या देखे, आई बॉल। किसी भी व्यक्ति का ह्यूमन आई अप्रोक्स स्फेरिकल होता है और उसका डायमीटर अप्रोक्स 2.3 मीटर का, 3 सेंटीमीटर का होता है। याद रखना 2.3 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम लोग जो सेकंड पॉइंट इसमें पढ़ने वाले हैं, सेकंड पॉइंट आपका होएगा कार्निया। व्हाट इज द कार्निया। जब आप लोग अपने आंखों में ध्यान से देखेंगे ना, तो सबसे जो ऊपरी परत है, जो हल्का सा निकला सा भाग है, आप यहाँ आके देख सकते हैं। ये जो सबसे ऊपरी वाला परत है ना, हल्का से उठा हुआ भाग, हल्का से उठा हुआ भाग, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्निया। दिस इज अ कार्निया। यानी कि हम लोग का जो ये सबसे ऊपरी भाग देखेंगे, ये दिखाई देगा सबसे ऊपरी वाला भाग, यही आपका क्या है, आयरिस है। इसका काम क्या होता है, थिन ट्रांसपेरेंट बल्जिंग मेम्ब्रेन। ये आपका कैसा होता है, पतला सा होता है, बल्जिंग मेम्ब्रेन है। कैसा है, बल्जिंग मेम्ब्रेन। और इसके बाद इसका काम क्या, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन हैपेंस। जो प्रकाश की लाइट हमारे आंखों में इंटर करती है, सबसे ज्यादा प्रकाश की लाइट कहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है, इसी कार्निया से होके रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी। फिर इसके बाद ये क्या करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम डस्ट एंड जर्म्स। यह हमारे आंखों को प्रोटेक्शन का काम करवाती है, यानी अर्थात कोई भी डस्ट हमारी आंख में इंटर करेगा उससे हमारे आंखों को क्या करेगी, बचा लेगी। और अगर कोई कीड़ा भी हमारे आंखों में इंटर करता है तो इसी कार्निया की वजह से वो क्या होता है, इसी आई के बाहरी लेयर पर रुक सा जाता है, यानी कि उससे भी हमारी आंखों का कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन करवाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आयरिस, आई होप अंडरस्टैंड टू यू व्हाट आयरिस। आप लोग समझे होंगे, आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे कि व्हाट इज अ कार्निया। कार्निया क्या है, कार्निया क्या है, हमारे आंख का जो ये उभरा सा भाग है, इसी उभरे वाले भाग का जो बाहरी परत है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कार्निया बोल रहे हैं। और कार्निया का काम क्या होता है, सबसे पहला काम ये आपका थिन ट्रांसपेरेंट बल्जिंग मेम्ब्रेन है, पतला सा होता है और ज्यादा से ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करके वापस भेजने का काम करता है। फिर इसके बाद इसका काम क्या है, ये हमें जर्म्स और डस्ट से हमारे आंखों का सुरक्षा प्रदान करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। फिर इसके बाद आपका जो आता है, क्या आता है, आयरिस। आयरिस को समझिए, ये क्या करती है, पहले समझ लीजिए आयरिस क्या है। आयरिस क्या है आपका, ये वाला भाग, ये जो ऊपर से हल्का लटका दिखाई दे रहा है और नीचे से। अब आंखों में आके समझिए, आप एक दूसरे, अगर आप दो लोग साथ में बैठे हो पढ़ाई कर रहे हो तो एक दूसरे को आंखों में देखिए। आपका जो सबसे आंख के बीच में जो बड़ा सा काला वाला भाग है,
आंख के बीच में जो बड़ा सा काला वाला भाग है, उस बड़े वाले काले भाग को, बड़े वाले गोले को हम लोग क्या कहते हैं? आइरिस। बड़े वाले गोले को क्या कहते हैं? आइरिस। और जो आपके अंदर छोटा वाला गोला है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पुपिल। क्या कहेंगे? पुपिल। अब आइरिस क्या करता है? इसी पुपिल को छोटा बड़ा करने का काम करता है। अर्थात जब कोई ऑब्जेक्ट पास में आएगा या जब कोई ऑब्जेक्ट अंधेरे में रखा रहेगा, हम लोग जब अंधेरे वाले ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ये आइरिस क्या करेगा? ये शटर डाउन कर देगा, यानी कि एक शटर सा काम करेगा। यानी कि ये जो आपका पुपिल है, इसको ढक सा लेगा, यानी कि नहीं, इसको ओपन सा कर देगा और बड़ा सा करेगा, जिसकी वजह से अंधेरे में रखी ऑब्जेक्ट हमें क्या होगा? दिखाई दे देगा। और जब आप कहीं धूप में जाके किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, कड़ाके की धूप हो और उस धूप में कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, उस ऑब्जेक्ट को देखने जाएंगे तो ये आपका आइरिस क्या करेगा? शटर डाउन हो जाएगा, अर्थात इस पुपिल को ढक लेगा और वह ऑब्जेक्ट भी हमें क्लियर दिखाई दे देगा। और अगर ये आपका पुपिल बड़ा सा है, ज्यादा से ज्यादा प्रकाश इंटर कर जाएगा, जिसकी वजह से आपका वह ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं देखने में सहयोगी नहीं होगा, अर्थात वह ऑब्जेक्ट हमें क्लियर रूप से दिखाई नहीं देगा। तो आइरिस का काम क्या है? कंट्रोल द साइज ऑफ पुपिल, यानी कि ये आपके अंदर का जो छोटा वाला काला सा भाग है, इसको कंट्रोल करता है, कब इसे बड़ा होना है, कब छोटा है। ये किसका काम है? आइरिस का काम है, कब बड़ा करना है, कब छोटा करना है। फिर इसके बाद पुपिल। पुपिल अभी मैंने बताया, ये क्या करता है? रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। अब जैसे आप धूप में गए, अब आपको, क्या आप लोगों ने, पहले ऐसे ही क्वेश्चन कर लेते, क्या आप लोगों ने कभी ये रिकॉल किया कि धूप में रखी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहा है, कभी कभी, या अंधेरे से निकल के बाहर जा रहे हैं, हमें दिखाई नहीं दे पा रहा है, या हम कहीं धूप से एकाएक अंधेरे में आ जा रहे हैं और अंधेरे में कोई ऑब्जेक्ट रखी हो, हमें नहीं दिखाई दे रहा है। क्या आप लोगों ने ये रिकॉल किया कि हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? इसका रीजन यही है बेटा कि जब आप अंधेरे से धूप में जाते हैं तो आपका पुपिल क्या होता है? बड़ा सा होता है। क्या होता है? बड़ा सा। जैसे धूप में जाएंगे तो वहां आपकी आंखों में ज्यादा से ज्यादा लाइट क्या करेगा? इंटर कर जाता है और हमें धूप का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे पाता है। लेकिन जब धीरे धीरे यही आइरिस आपका क्या करेगा? पुपिल को कंट्रोल कर देगा, अर्थात शटर डाउन करके पुपिल को छोटा कर देगा, छोटा कर देगा, तो हमारे आंखों में प्रकाश क्या होएगा? कम इंटर कर पाएगा और जो धूप में ऑब्जेक्ट रखा है वो हमें आसानी से दिखाई देगा। सेम इसी का अपोजिट होता है, जब आप कहीं धूप से अंधेरे कमरे में आते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा होता है तो हमें दिखाई नहीं देता है। इसका रीजन क्यों है? क्योंकि जब आप धूप में होते हैं तो ये पुपिल क्या होता है? छोटा सा हो जाता है, और जैसे अंधेरे में इंटर करेंगे ये पुपिल कुछ टाइम के लिए छोटा रहता है, अर्थात ये आपका आइरिस शटर डाउन होकर, यानी कि शटर को ओपन करता है, यानी कि धीरे धीरे इस पुपिल को बड़ा कर देता है और अंधेरे में जो आपका प्रकाश लाइट है वो ज्यादा से ज्यादा इंटर करेगा और हमें ऑब्जेक्ट को दिखाई दिलवा देगा। तो आपका पुपिल का काम क्या है? रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ये रेगुलेट का काम करता है, कंट्रोलिंग का काम करता है। किसका कंट्रोलिंग का? जो हमारे आंखों में लाइट इंटर हो रही है। ओके गाइस, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आपका जो पांचवा पॉइंट आता है इस ह्यूमन आई में, वो आपका क्या है? क्रिस्टलाइन लेंस। चलो अच्छा, इसमें भी देख लेते हैं आइरिस क्या है। ये आपका जो ऊपर सा लटका भाग है और नीचे सा, और ये बीच वाला भाग आपका क्या है? पुपिल है। यानी कि जब आप धूप में रहेंगे ये आइरिस क्या होएगा? शटर डाउन, यानी कि इस पुपिल को छोटा कर देगा, और जब आप अंधेरे में आएंगे तो ये आइरिस क्या करेगा? ओपन हो जाएगा, यानी कि इस पुपिल को बड़ा कर देगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आइरिस, और ये आपका पुपिल। ओके, अब इसके बाद जो हम लोग का अगला टॉपिक है क्या है? क्रिस्टलाइन लेंस। व्हाट आर क्रिस्टलाइन लेंस? हमेशा याद रखेंगे, हमारे आंखों में या ह्यूमन आई में एक आपका लेंस होता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइन लेंस। और एक ऐसा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। कैसा होता है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का अभिप्राय उत्तल लेंस हिंदी में बोलते हैं। तो ये आपका कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स। और ये आपका फ्लेक्सिबल फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस होता है। फ्लेक्सिबल का अभिप्राय ये कभी छोटा हो जाएगा कभी बड़ा, अर्थात जब आप पास की वस्तु को देखेंगे
तो ये क्या होएगा, छोटा सा हो जाएगा, कंट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ सा जाएगा, यानी कि इसका फोकल, इसकी वक्रता की त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हम पास की वस्तु को देख पाएंगे। तो ये आपका कैसा लेंस है, फ्लेक्सिबल फोकल लेंथ है, अर्थात ये दूरी दूरी के हिसाब से अपने आप को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड कर लेता है, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड कर लेता है। अब इसके बाद फ्रॉम रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ये लेंस क्या करता है, इन्वर्टेड और रियल इमेज का फॉर्मेशन करता है, और ये इमेज कहाँ पे ले जाके बनाता है, हमेशा रेटिना पे। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये ऑब्जेक्ट को देखता है, ऑब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट से जब इस लेंस से प्रकाश इंटर करके इमेज के लिए आगे बढ़ती है, तो ये फ्लेक्सिबल होके, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी दिखा के अपनी फोकस दूरी को कहाँ पे ले जाके सिचुएट करता है, रेटिना पे, और वहीं पे आपका कहीं ना कहीं इमेज फॉर्म होके दिखाता है, और किसी वस्तु को हम लोग इसी कारण से आसानी से देख भी पाते हैं, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। पता चला यहाँ पे आपकी 5 सेंटीमीटर पे कोई वस्तु रखी है या 25 सेंटीमीटर पे कोई रखी है, आप उसको देख ले रहे हैं, जैसे ही हम उसको 35-40 पे ले गए देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें वो भी दिखाई दे रहा है। इसका रीजन क्यों है, क्या है, क्योंकि हमारा जो क्रिस्टलाइन लेंस है कैसा है, फ्लेक्सिबल है, ये अपने आप को मेंटेन करता रहता है दूरियों के हिसाब से, कभी कॉन्ट्रैक्ट कभी एक्सपैंड होता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या करेगा, रियल और इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन करेगा, और कहाँ पे करता है, रेटिना पे करता है। और क्रिस्टलाइन लेंस आपका है कहाँ, ये वाला देखिए, दिस इज अ क्रिस्टलाइन लेंस। अब इसके बाद जो आपका छठा पॉइंट हम लोग पार्ट ऑफ ह्यूमन आई में पढ़ते हैं, वो आपका क्या है, सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स क्या है, ये देखिए क्रिस्टलाइन लेंस के ऊपर जो ये मोटी सी परत लाई कर रही है, जो मोटी सी परत लाई कर रही है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सीलियरी मसल्स। व्हाट आर वर्क ऑफ सीलियरी मसल्स, सीलियरी मसल्स का क्या काम है, सीलियरी मसल्स का काम यही है कि लेंस को फ्लेक्सिबल बना के रखे। अभी हमने बताया क्रिस्टलाइन लेंस आपका कैसा होता है, फ्लेक्सिबिलिटी वाला लेंस होता है, यानी कि कभी कॉन्ट्रैक्ट कभी एक्सपैंड होता है। अब ये जो फ्लेक्सिबिलिटी अपना दिखा रहा है क्रिस्टलाइन लेंस, किसकी वजह से दिखा पा रहा है, ये आपका सीलियरी मसल्स की वजह से दिखा पा रहा है। अर्थात जब इसको कॉन्ट्रैक्ट होना रहेगा ना, ये सीलियरी मसल्स क्या करेगा, इसको प्रेस कर देगा, और जब ये अपना एक्सपैंडिंग नेचर दिखाता है, सीलियरी मसल्स क्या होता है, एक्सपैंड हो जाता है, अर्थात कॉन्ट्रैक्ट सा हो जाता है, जिसकी वजह से क्रिस्टलाइन लेंस क्या करेगा, एक्सपैंड कर जाएगा। और ये आपका कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, जब सीलियरी मसल्स एक्सपैंड कर जाएगा, अर्थात आपका क्रिस्टलाइन लेंस और सीलियरी मसल्स एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली होते हैं। एक एक्सपैंड करेगा दूसरा कॉन्ट्रैक्ट, और एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा दूसरा एक्सपैंड कर जाता है। इसी वजह से आपका क्रिस्टलाइन लेंस कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल नेचर का भी होता है, फ्लेक्सिबल फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करने वाला क्रिस्टलाइन लेंस कहीं ना कहीं होता है। अब इसके बाद आपका क्या है, रेटिना। रेटिना क्या होता है, ये आपका एक स्क्रीन है, क्या है, एक स्क्रीन है, यहाँ दिखा भी दे रहा है रेटिना, ये जो आपका है ये क्या है, एक स्क्रीन है, क्या है, स्क्रीन है। और इसके अंदर क्या होता है आपका, रेटिना के पास क्या होता है, यहाँ देखेंगे, हैव अ फोटोसेंसिटिव सेल्स, हैव अ मोर फोटोसेंसिटिव सेल्स, यानी कि ढेर सारी सेंसिटिव सेल को रखता है। जैसे इमेज फॉर्म होएगा, इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद क्या होता है, ये जो आपका पीछे की तरफ ऑप्टिक नर्व दिख रहा है, इसी ऑप्टिक नर्व से क्या होएगा, ये सिग्नल कहाँ भेज देगा, ब्रेन को। और जो हमारे इस रेटिना पे इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, ब्रेन क्या करेगा, सीधा करके हमें उस ऑब्जेक्ट को दिखा देगा। अर्थात कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे सामने रखी रहेगी, हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट तो सीधी रखी है, उल्टा नहीं है। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल की वजह से ब्रेन हमें वह ऑब्जेक्ट को सीधा करके दिखा रहा है। और ये कहाँ से भेजी जा रही है, जो ये रेटिना के पास फोटो सेंसिटिव सेल है,
इसी फोटो सेंसिटिव सेल से ये कन्वर्ट किसमें हो जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और ये भेजा कहाँ जाता है, ब्रेन को, और ब्रेन क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट को हमें सीधा करके दिखा देगा। ये चीजें है, ये आपका रेटिना है, ये स्क्रीन है, और यह क्या करती है, रियल और इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन करती है। और ध्यान देना, ये आपके रेटिना के पास दो चीजें होती है, एक आपका रॉड्स होता है, दूसरा आपका कोन्स। इनका काम क्या है, रॉड्स का काम क्या है, एक क्लियर इमेज करेगी, और कोन्स का काम है आपका ऑब्जेक्ट कैसा है उस कलर को ये विजिट करके दिखाती है, यानी कि किस कलर में आपका ऑब्जेक्ट है वो कलर निर्धारित करने का काम कौन करता है, कोन्स करता है, जो कहाँ पे है, रेटिना के पास में है। ओके गाइस, और ये आपका रॉड्स क्या होता है, लो लाइट एक्टिवेशन होता है, और ये आपका कोन्स क्या है, हाई लाइट में एक्टिव रहता है। यानी कि रॉड्स आपका लो लाइट, यानी कि जहां कम लाइट रहेगा अंधेरे में वहां एक्टिव रहेगा, और कोन्स जहां आपके ज्यादा लाइट होएगा वहां पे एक्टिव रहता है। फिर इसके बाद आपका जो अगला पॉइंट आता है वो क्या है, ऑप्टिक नर्व। क्या है, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व से क्या होता है, सेंड सिग्नल टू द ब्रेन। ये क्या करेगा, जो आपका इमेज फॉर्म हुआ है रेटिना पे, ये रेटिना पे इमेज जो फॉर्म हुआ है, इसी इमेज का फॉर्मेशन, यानी कि आपका सेंसिटिव सेल क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सेल में कन्वर्ट करेगा, और यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिक नर्व ही क्या करता है, ब्रेन को सेंड कर देगा, और ब्रेन हमें ऑब्जेक्ट को सीधा करके दिखा देगा। ये आपका कहीं ना कहीं कंप्लीट हो रहा है, यानी कि दिस टॉपिक हैज बीन कंप्लीट, यानी कि जो आपका ह्यूमन आई था, ह्यूमन आई के जितने भी पार्ट थे हम लोग एक एक करके देखे, समझे और कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक होएगा, चलो अब उसको अगला टॉपिक को करेंगे। ह्यूमन आई के बारे में पढ़ लिए थे, ह्यूमन आई के जितने पार्ट थे सब एक एक करके देखे थे और अच्छे से समझे थे। कितने पार्ट पढ़े थे, टोटल 9 पार्ट पढ़े थे। अब आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, पावर ऑफ एकोमोडेशन। सबसे पहले समझेंगे व्हाट अ पावर ऑफ एकोमोडेशन। जैसा कि कल मैंने एक चीज आप लोग को बताया था कि आपका जो क्रिस्टलाइन लेंस है ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल टाइप का होता है, अर्थात कभी कॉन्ट्रैक्ट कभी एक्सपैंड होता है। आप लोग को ये चीज अच्छे से पता होएगा। तो आज हम लोग उसी चीजों पे उसी उसी पे डिस्कस करने वाले हैं, जो आपका कहीं ना कहीं इस नेचर को रिप्रेजेंट करके देता है, अर्थात लेंस आपका कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करने की, एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट होने की जो टेंडेंसी रखता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलेंगे। अर्थात नियर वस्तु के लिए क्या हो जाएगा, लेंस आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि कर्वेचर को इंक्रीज कर लेगा। जब कर्वेचर इंक्रीज हो जाएगा तो उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से पास रखी ऑब्जेक्ट हमें क्या होएगी, दिखाई दे देगी। सेम आपका इसी का अपोजिट हो जाएगा, जब कोई ऑब्जेक्ट दूर रखी हो आपका लेंस क्या करेगा, कर्वेचर को इंक्रीज कर देगा, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से पार रखी ऑब्जेक्ट, दूर रखी ऑब्जेक्ट, फार रखी ऑब्जेक्ट हमें आसानी से दिखाई दे देगा। यही चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट चेंज इट्स फोकल लेंथ, यानी कि लेंस के जो फोकल लेंथ चेंज करने की एबिलिटी है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पावर ऑफ एकोमोडेशन। जस्ट अभी पहले मैंने इसके बारे में बोला भी, यानी कि एक फ्लेक्सिबल टाइप का लेंस है जो आपका अलग अलग जगह पे रखे ऑब्जेक्ट के लिए अपने फोकल लेंथ का क्या कर ले रहा है, चेंजिंग कर ले रहा है। तो यहाँ लिखा भी है, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट क्लोजर हो यानी कि पास रखी हो तो उसके लिए क्या होएगा, आपका सीलरी मसल्स, मैंने बताया था ना, लेंस के ऊपर दो आपके मसल्स होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, और उस मसल्स को क्या कहते हैं, सीलरी मसल्स कहते हैं। जब ये आपका सीलरी मसल्स क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होएगा, अर्थात सिकुड़ सा जाएगा, तो आप देखेंगे लेंस बिकम थिक, आपका लेंस मोटा सा हो जाएगा, अर्थात कर्वेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, कर्वेचर इंक्रीज कर जाएगा। और जब कर्वेचर इंक्रीज कर जाएगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। देखिए ये लेंस है, इसका कर्वेचर ज्यादा है, लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट होएगा तो क्या हो जाएगा, इसका कर्वेचर कम।
इसका कर्वेचर और कम। कर्वेचर कम का अभिप्राय मतलब क्या है? फोकल लेंथ का डिक्रीज हो जाना। क्यों फोकल लेंथ? जब आपका रेडियस क्या होएगा, सेंट्रल रेडियस क्या होएगा, डिक्रीज करेगा, तो आपका ये फोकल लेंथ भी डिक्रीज कर जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए सेंट्रल रेडियस का ही हाफ तो आपका फोकल लेंथ होता है। जब सेंट्रल रेडियस डिक्रीज होएगा यानी कि 10 है, जब 8 होएगा तो आपका फोकल लेंथ 4 ही आएगा, और जब 10 रहेगा तो फोकल लेंथ कितना आएगा, 5 आएगा। तो इस वजह से आपका कर्वेचर इंक्रीज करने की वजह से फोकल लेंथ क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। और जब फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगा तो जो ऑब्जेक्ट पास में रखा रहेगा, क्लोजर में होएगा, वह ऑब्जेक्ट हमें आसानी से दिख जाएगा। सेम आपका इसी का अपोजिट दूर रखे वस्तु के लिए होता है। क्या होता है? दूर रखे वस्तु के लिए क्या होता है, ध्यान देंगे। टू फार, फार या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस पे रखे ऑब्जेक्ट। इस पे डिस्टेंस पे रखा ऑब्जेक्ट, इसके लिए क्या होएगा, आपका सीलरी मसल्स क्या होएगा, एक्सपैंड कर जाएगा। ये सीलरी मसल्स क्या कर जाएगा, सीलरी मसल्स एक्सपैंड कर जाएगा। और सीलरी मसल एक्सपैंड करेगा तो क्या होएगा, लेंस का जो लेंस बिकम लेंस बिकम लेंस बिकम थिन। क्या हो जाएगा, थिन। और जैसे आपका लेंस थिन होएगा, इसका कर्वेचर क्या करेगा, इंक्रीज कर जाए, सॉरी कर्वेचर क्या होएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे थे, जब ये थिक हो रहा था तो इसका कर्वेचर ऐसे ही घूम के, यानी कि कर्वेचर क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। लेकिन जैसे ही थिन होएगा, थिन मतलब ऐसे पतला सा, ये ज्यादा पतला होएगा तो ज्यादा कर्वेचर हो जाएगा। कर्वेचर क्या होएगा, कम हो जाएगा, यानी कि इसका घुमाव कम सा रहेगा। तो जब आपका ये लेंस कैसा हो जाएगा, थिन, तो इसका कर्वेचर क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। कर्वेचर डिक्रीज कर जाएगा, कर्वेचर डिक्रीज कर जाएगा। और जब कर्वेचर डिक्रीज करेगा, नहीं सॉरी माफ करिएगा, गलती हो गई। जब आपका लेंस क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा, इसका कर्वेचर क्या करेगा, लेंस थिन होने की वजह से कर्वेचर क्या करेगा, अच्छा कर्वेचर आपका डिक्रीज करेगा, सॉरी माफ करिएगा, मैंने सही बोला था, फिर से मैंने दोबारा गलत कर दिया। तो कर्वेचर आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कर्वेचर विल बी डिक्रीजेस, कर्वेचर विल बी डिक्रीजेस, डिक्रीज। और एक जब कर्वेचर डिक्रीज करेगा, फोकल लेंथ क्या होएगा, फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगा। और जब फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगा तो आपका फोकल लेंथ इंक्रीज करके आप कहाँ पे ले जाके रखता है, रेटिना पे रखता है, अर्थात दूर रखे ऑब्जेक्ट का इमेज भी कहाँ पे बना देगा, रेटिना पे। और दूर रखा ऑब्जेक्ट भी हमें आसानी से दिख। आई होप अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इस पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट लेते हैं। अगला पॉइंट आपका क्या होने वाला है, नियर पॉइंट और फार पॉइंट। व्हाट अ नियर पॉइंट एंड व्हाट अ फार पॉइंट। या फार पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस पॉइंट भी बोलेंगे। आपका नियर पॉइंट क्या होता है, अब जो हमारी आंख है, किसी ऑब्जेक्ट को हम सामने रखे हैं और सामने रखने के बाद उसको पास तक ले आइए, पास ले आ रहे हैं, पास लेके आइए। अब ये जो हमारी आई, जितने पास तक इस ऑब्जेक्ट को क्लियर रूप से देख पाए, एकदम स्पष्ट देख पाए, वही हमारे आंख के लिए क्या हो जाएगा, नियर पॉइंट। अगर हमारी आंख 35 तक ही किसी ऑब्जेक्ट को, 35 सेंटीमीटर तक ही किसी ऑब्जेक्ट को देख पाती है, तो हमारे आंख के लिए क्या हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर नियर पॉइंट हो जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखना, यंग एडल्ट के लिए जो नियर पॉइंट होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। तो नियर पॉइंट क्या होता है, द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम आई at which an object can seen clearly and distinctly,
यानी कि जहां क्लियर रूप, जितने पास तक हम लोग क्लियर रूप से किसी ऑब्जेक्ट को सी कर पाए, देख पाए, वो हमारे आंख के लिए क्या हो जाएगा, नियर पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नियर पॉइंट हो जाएगा। अब इसी के बाद हम लोग जस्ट क्या पढ़ेंगे, फार पॉइंट। क्या पढ़ेंगे, फार पॉइंट। फार पॉइंट क्या होता है, ध्यान देंगे सेम। अच्छा, नियर पॉइंट में कुछ और देख लो, इट्स आल्सो कॉल्ड, नियर पॉइंट को हम लोग किस नाम से और बुलाते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के नाम से भी हम लोग नियर पॉइंट को बुलाते हैं। और ये नॉर्मल विजन के लिए जो एडल्ट पर्सन है, यंग एडल्ट पर्सन है, उसके लिए आपका इसका डिस्टेंस कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। कहने का अभिप्राय ये है, जो हम लोग नियर, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को कितने नियर तक देख पाएंगे, कितने पास तक देख पाएंगे, 25 सेंटीमीटर तक। एक किस कंडीशन में होता है, जब हमारी आँख क्या हो, नॉर्मल हो, यानी कि हमारे आँख में कोई किसी प्रकार का डिफेक्ट नहीं प्रेजेंट हो, नहीं पाया जाए। चलिए, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसके नियर पॉइंट के बाद आपका क्या आता है, फार पॉइंट, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस पॉइंट। क्या कहते हैं, डिस्टेंस पॉइंट। ये क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्टेंस, द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम आई, इसके लिए फ्रॉम आई, हमारे नेत्र के लिए, हमारे आंख के लिए, एट विच एन ऑब्जेक्ट, एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन सी क्लियरली, क्या, क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली, यानी कि क्लियर रूप से और डिस्टिंक्टली रूप से, वो जितनी दूर तक हमारा आई, जितनी दूर तक किसी ऑब्जेक्ट को देख पाएगा, वो आपका क्या कहलाएगा, मैक्सिमम। और नॉर्मल आई के लिए आपका ये फार पॉइंट या डिस्टेंस पॉइंट कितना होता है, इनफाइनाइट, यानी कि हम लोग कहीं ना कहीं अनंत बिंदु तक एक नॉर्मल आई के माध्यम से किसी ऑब्जेक्ट को सीन कर पाते हैं, देख पाते हैं। यानी कि नॉर्मल आई के लिए आपका, फॉर नॉर्मल आई, फॉर नॉर्मल आई, या नॉर्मल विजन लिख दीजिए, फॉर नॉर्मल विजन, यंग पर्सन के लिए, यंग अडल्ट के लिए बात हो रही है, कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट तक हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को क्लियर रूप से देख सकते हैं। ओके, आई होप अंडरस्टैंड बोथ पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज अ नियर पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट इज अ फार पॉइंट। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग नियर पॉइंट को अच्छे से समझे होंगे और फार पॉइंट को भी आप अच्छे से समझे होंगे। हमेशा याद रखना, नियर पॉइंट किसी एडल्ट यंग पर्सन के लिए कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि वह 25 सेंटीमीटर तक किसी ऑब्जेक्ट को क्लियर रूप से देख सकता है। और किसी यंग एडल्ट पर्सन के लिए आपका फार पॉइंट कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। क्यों, क्योंकि एक एडल्ट यंग एडल्ट पर्सन्स किसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट तक क्लियर रूप से देख पाता है, सीन कर पाता है। तो इस पॉइंट को आप लोग गेन करेंगे और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ते ही हम लोग का अगला पॉइंट क्या होने वाला है, लेंस। लेंस के बारे में थोड़ा से समझ के फिर हम लोग आ जाएंगे आई डिफेक्ट पे। आई डिफेक्ट क्या होएगा, इसको एक एक करके समझेंगे, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। और आगे बढ़ के हम लोग का अगला टॉपिक क्या फिर हो जाएगा, प्रिज्म हो जाएगा। लेकिन प्रिज्म हो सकेगा मैं इसके बाद वाले लेक्चर में ले लूँ। लेकिन अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी आई के जो डिफेक्ट हैं, 3 डिफेक्ट है, इसको कंप्लीट करके ही रोका जाए, कंप्लीट करके इस क्लास को ब्रेक किया जाए। तो आप थोड़ा सा लेंस के बारे में समझ लीजिए। लेंस आपके दो होते हैं, एक आपका कॉन्वेक्स, फर्स्ट लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। इसका देखिए डायग्राम,
और हमेशा याद रखना कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकस क्या होता है, पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव। और अगर फोकस पॉजिटिव होएगा तो इसका पावर भी क्या होएगा, पॉजिटिव होएगा। और दूसरा लेंस आपका क्या होता है, कॉन्केव लेंस होता है। कॉन्केव लेंस आपका इस तरीके का होता है। और कॉन्केव लेंस का फोकस क्या होता है, निगेटिव होता है। क्यों, निगेटिव होता है। और पावर भी इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निगेटिव। क्यों, क्योंकि आपका एक कॉन्केव लेंस का जो फोकस होता है इस साइड होता है और कॉन्वेक्स लेंस का फोकस इस साइड। इसलिए इस साइड आपका पॉजिटिव तो फोकस लेंस पॉजिटिव, इस साइड आपका निगेटिव तो फोकस लेंस आपका निगेटिव हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखना, एक कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग लेंस कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये कन्वर्ट करके सभी रे को एक पॉइंट पर मिलाती है। अर्थात इससे कोई भी रे अगर पास करेगा ये आपका कन्वर्ज कर देगा, कन्वर्ज करके किसी एक पॉइंट पे मीट करवा देगा। लेकिन ये आपका कौन सा लेंस कहलाएगा, डाइवर्जेंट लेंस कहलाएगा। क्यों, क्योंकि कोई रे अगर इससे पास करेगा ये क्या करेगा, डाइवर्जेंट कर देती है, अर्थात फैला देती है और पीछे की ओर कहीं ना कहीं एक दूसरे को मीट करवा देती है। इसलिए ए लेंस आपका क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा। और ए लेंस कौन सा हो जाएगा, कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा। आई होप अंडरस्टैंड टू यू, यानी कि आशा करते हैं आप सभी ये दोनों पॉइंट समझ लिए होंगे। वाटर कन्वर्जिंग या वाटर डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग क्या चीज है, कन्वर्जिंग क्या चीज है। डाइवर्जिंग का मतलब लेंस रे को फैला के पीछे की तरफ कहीं एक पॉइंट पे मीट करवाना। कन्वर्जिंग का मतलब रे को मोड़ के किसी एक पॉइंट पे मीट करवाना। ये आपका कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग होता है। और कन्वर्जिंग कौन होता है, कॉन्वेक्स। डाइवर्जिंग कौन होता है, कॉनकेव। और हमेशा याद रखना फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज अ नेगेटिव, आल्सो पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज अ नेगेटिव, बट convex lens of focal length is a positive, also power of convex lens is a positive। ये चीज हमेशा याद रखना। अब जस्ट इसी के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आई डिफेक्ट। क्या पढ़ेंगे, आई डिफेक्ट। चलिए आई डिफेक्ट को हम लोग अगली क्लास में देखते हैं और हम लोग इस क्लास को यहाँ पे ब्रेक करते हैं कुछ अर्जेंट वर्क की वजह से। I hope understand everybody guys all points who teach to you this class। आशा करते हैं सभी स्टूडेंट इस क्लास में होना चाहिए। हमारे आई में कितने डिफेक्ट पाए जाते हैं, 3। फर्स्ट इज अ मायोपिया, सेकंड इज अ हाइपर मायोपिया, थर्ड इज अ प्रेस बायोपिया। फर्स्ट मायोपिया जो है इसका सेकंड नेम जो हम लोग कहते हैं नियर साइटेडनेस कहते हैं। और सेकंड जो आपका हाइपर मायोपिया है इसे हम लोग फार साइटेडनेस कहते हैं। और प्रेसफोबिया आपका प्रेसफोबिया कहलाता है। ओके डियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हम लोग आई डिफेक्ट में फर्स्ट आई डिफेक्ट तो पहले समझ लेते हैं। आई डिफेक्ट क्या होता है, जब किसी कारणवश हम लोग अपने पास की वस्तु को या दूर की वस्तु को स्पष्ट या क्लियर नहीं देख पाते हैं तो इस कंडीशन में हमारे आई में क्या आ जाते हैं, डिफेक्ट आ जाते हैं। इसी डिफेक्ट को हम लोग आई डिफेक्ट के नाम से बोलेंगे। और हमेशा याद रखना हमारे आंखों में 3 डिफेक्ट, मायोपिया, हाइपरमायोपिया और प्रेसफोबिया, जिसमें हम लोग पहला अपना जो डिफेक्ट पढ़ने वाले वो क्या पढ़ने वाले हैं, मायोपिया। मायोपिया को हम लोग क्या कहते हैं, नियर साइटेडनेस कहते हैं। नियर साइटेडनेस का अभिप्राय, हमें नियर का ऑब्जेक्ट तो क्लियर दिखाई देगा किंतु दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देगा, क्लियर दिखाई नहीं देगा। कहने का अभिप्राय है जो हम इनफाइनाइट तक अपनी आई से किसी ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पाते थे, अब वो इनफाइनाइट तक क्लियर ना दिखाई देने के बजाय वो हमारा इनफाइनाइट पॉइंट कहाँ खिसक के आ जाएगा, थोड़ा आगे आ जाएगा। कहने का मतलब हमें इनफाइनाइट पे वस्तु को ना रख के थोड़ा आगे रखना पड़ेगा जहां तक हम वस्तु को देख पाएंगे। अच्छा, किसी कारणवश अगर जैसे हम जिद कर ले नहीं हमें तो इनफाइनाइट तक ही देखना है, फिर हम लोग क्या करेंगे, कॉनकेव लेंस के बने चश्मे का यूज, कॉनकेव लेंस के बने ऑप्टिकल का यूज कर लेंगे।
जैसे यूज करेंगे फिर क्या होएगा, जो आपकी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखी हो उससे चलने वाली रे क्या होंगी, इनकॉनिक लेंस बने चश्मे से टकराकर कहाँ पे इमेज को फॉर्म करती हैं, जहां तक आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। फिर वही जो ऑब्जेक्ट जो इमेज बनेगा वही इमेज क्या करता है, ये नेत्र लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा, और फिर वहां से चलने वाली रे नेत्र लेंस से टकराने के बाद, आई लेंस से टकराने के बाद इमेज कहाँ पे फॉर्म कर देती है, रेटिना पे। तो ये पॉइंट हम कहाँ पर पढ़ने वाले हैं, करेक्शन ऑफ मायोपिया में पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसके पहले हम लोग क्या समझेंगे कि आपका मायोपिया है क्या, और ये किस तरीके से और किस वजह से होता है, ये रीजन सब साथ में पढ़ के आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे मायोपिया, ये आपका क्या है, आई है, दिस इज अ आई फॉर यू, ये आपके लिए आई है, किसी व्यक्ति का आई होगा। ये आपका क्या है, दिस इज अ आई लेंस। मान लो इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखी है, अब इस ऑब्जेक्ट को आपको देखना है, इस ऑब्जेक्ट को आपको देखना है। अब यहाँ से चलने वाली किरण इस लेंस से क्या करेगी, चलने वाली रे क्या करेगी, लेंस से टकराएगी। टकराने के बाद इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, रेटिना पे होता है। किसी ऑब्जेक्ट को क्लियर देखने के लिए इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, रेटिना पे होता है। बट लेकिन यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पे ना होके कहाँ हो जाएगा, रेटिना के पहले हो जाएगा, रेटिना के पहले हो जाएगा। कहने का अभिप्राय, इनफाइनाइट पे रखी ऑब्जेक्ट का अगर इमेज रेटिना से पहले बन जाए तो समझ जाना कि आपके आई में कौन सा डिफेक्ट है, मायोपिया है। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड अ मायोपिया बिकॉज इमेज इज फॉर्म बिफोर रेटिना, रेटिना के पहले बन जा रहा है। तो ये आपका कौन सा डिफेक्ट होएगा, मायोपिया होएगा। अर्थात इमेज कहाँ बन जा रहा है, रेटिना के पहले बन जा रहा है, अर्थात इनफाइनाइट पे रखी ऑब्जेक्ट में क्लियर दिखाई नहीं देगा। अब इसमें होएगा क्या, इसमें होता क्या है, ये आपका क्रिस्टलाइन लेंस यानी कि आई लेंस है। अब ये जो आपका इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है ना, ये आपका जो ओ डैश पॉइंट है, ये खिसक के इनफाइनाइट पॉइंट खिसक के कहाँ आ जाएगा, ओ पे आ जाएगा। अर्थात इनफाइनाइट पॉइंट खिसक कर और पहले आ जाएगा। अर्थात यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज एक क्रिस्टलाइन लेंस आई लेंस क्या करेगा, रेटिना भी बनाएगा और ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखाई देगा। अदरवाइज इससे दूर आप रखेंगे तो ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो समझेगा इस मायोपिया क्या है, किसी मतलब इसका फार पॉइंट कहाँ जाता है, बिफोर आ जाएगा, थोड़ा से पहले आ जाएगा। अर्थात इनफाइनाइट पे रखे ऑब्जेक्ट में क्लियर दिखाई नहीं देंगे, किंतु पास के ऑब्जेक्ट में क्लियर दिखाई देते हैं। आपको पता होगा किसी भी ठीक ठीक आई के लिए जो आपका नियर पॉइंट होता है कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। तो ये आपका नियर वाला सही रहेगा, ये हमें ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देगा, लेकिन फार वाला पॉइंट कहाँ जाएगा, खिसक के और आगे आ जाएगा, यानी कि हमें इनफाइनाइट तक ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। मायोपिया क्या है, मायोपिया से क्या होता है, कैन सी नियरली ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी कि पास वाले ऑब्जेक्ट को आप क्लियर देख पाएंगे, लेकिन कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी कि दूर रखे ऑब्जेक्ट को आप क्लियर देख नहीं पाएंगे। और इसके बाद क्या होता है, थर्ड पॉइंट अगर हम लोग देखना चाहें तो क्या होगा, फार पॉइंट इज लेस देन इनफाइनाइट, यानी कि आपका जो दूर बिंदु इनफाइनाइट वाला है वो इनफाइनाइट के बजाय कहाँ खिसक के आ जाएगा, और पहले खिसक कर आ जाएगा। ओके, अब देखना, अब ये जो आपकी आंखों में डिफेक्ट आ रहा है इसका तो कोई ना कोई रीजन होएगा। अब उस रीजन को भी हम देखेंगे। पहला रीजन आपका जो होता है, पहला रीजन क्या होएगा, जो आपका क्रिस्टलाइन लेंस है ये अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को क्रिएट नहीं कर पाता, यानी कि कंट्रैक्ट और एक्सपैंड नहीं हो पाता है, कंट्रैक्ट या एक्सपैंड नहीं हो पाता है। कहने का अभिप्राय, इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, अर्थात ये जो आपका क्रिस्टलाइन लेंस आई लेंस रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन करता था, ये कहाँ पे लाके कर देगा,
रेटिना से पहले, अर्थात फ्लेक्सिबिलिटी कैरेक्टर को ये रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। ओके, और दूसरा रीजन क्या होएगा, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, अर्थात लेंस आपका थिक हो जाएगा। लेंस क्या हो जाएगा, थिक। फोकल लेंथ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं क्या होता था आखिर। यानी कि जब आपका ऑब्जेक्ट दूर रखा रहता था, ये अपने कर्वेचर को क्या करता था, कर्वेचर को क्या करता था, एक्सपैंड कर देता था। एक्सपैंड करने का अभिप्राय ये अपनी फोकल लेंथ को कहाँ ले जाके रखता था, इस रेटिना पे, और दूर रखे ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन जाता था, रेटिना पे। किंतु यहाँ पे अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। अब जैसे दूर रखा ऑब्जेक्ट है उसे हमें क्लियर देखना है, तो ये अपने कर्वेचर को बढ़ाना, इसको बढ़ाना चाहिए, लेकिन ये कर्वेचर को ना बढ़ा के क्या करता है, कर्वेचर को डिक्रीज कर लेता है। अर्थात फोकल लेंथ क्या हो जाता है, इसका डिक्रीज हो जाता है। जब फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगा तो इमेज कहाँ बन जाएगा, रेटिना के पहले बन जाएगा, रेटिना के पहले बन जाएगा। समझ गए। तो दूसरा रीजन क्या है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, अर्थात लेंस ठीक हो जाएगा और आपका इसका फोकल लेंथ भी क्या होएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके गाइस। अब जैसे आपके बॉडी में कोई डिफेक्ट आ रहा है तो इसके लिए करेक्शन भी कुछ, यानी कि इसको ठीक करने के लिए कोई उपाय तो किया ही जाएगा। तो वैसे मायोपिया को ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्केव लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं। अर्थात अगर आपको दूर की वस्तु क्लियर ना दिखाई दे, पास की वस्तु क्लियर दिखाई दे, तो आप क्या करेंगे, कॉन्केव लेंस से बने चश्मे का प्रयोग कर लेंगे। और उसी का प्रयोग जब करेंगे आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये डिफेक्ट आपको सही होता दिखेगा, करेक्ट होता दिखेगा, ठीक होता दिखेगा। ओके गाइस। चलिए अब इसके बाद जो हम लोग आई डिफेक्ट पढ़ने वाले वो आपका कौन सा है, सेकंड आई डिफेक्ट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपर मायोपिया। क्या पढ़ने वाले हैं, सेकंड आई डिफेक्ट। या सेकंड आई डिफेक्ट से पहले आप लोग इसका क्या कर लेंगे, डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम कैसे बनाएंगे देखेंगे। ये आपका क्या है, आई है, क्रिस्टलाइन लेंस है, फार पे यानी कि आपका इनफाइनाइट पॉइंट, इसको क्या कह रहे हैं, इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट रखी है तो यहां से रे चलेगी, रे चलने के बाद क्या करेगी, टकराएगी लेंस से और इमेज कहाँ बन जाएगा, रेटिना के पहले। क्योंकि आपका ये आई जो है किससे पीड़ित है, किस डिफेक्ट से, आपका इस आई में किन कौन सा डिफेक्ट है, मायोपिया है। क्या है, मायोपिया। अब यानी कि आपका जो ओ पॉइंट था खिसक के कहाँ आ गया है, ओ डैश पे आ गया। अब देखिए करेक्शन वाला, करेक्शन वाला पार्ट देखिए। ये आपका आई लेंस एक कॉन्केव लेंस से बने चश्मे का यूज कर रहे हैं। अब जो आपका इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ से चलेगा, चलने के बाद ऐसे ही हल्का से डिस्पर्स। अब जैसे ये आपका ओ है, ये ओ डैश है, ये इमेज ओ डैश तक आप देख पा रहे हैं, ये इमेज कहाँ पे बना देगा, ओ डैश वाले पॉइंट पे, अर्थात यहाँ पे आपका इमेज बना देगा। फिर यहाँ से जो रे चलेगी क्या होएगा, इस लेंस से टकराएगी, इस लेंस से टकराएगी और इमेज कहाँ बन जाएगा, रेटिना पे बन जाएगा। अर्थात ये आपका करेक्शन वाला डायग्राम है। क्या है, करेक्शन वाला डायग्राम है। क्या है, करेक्शन ऑफ मायोपिया। और ये आपका डिफेक्ट मायोपिया आई है। ओके, ये है आपका रेटिना से पहले बन गया, कॉन्केव लेंस का यूज किए, कॉन्केव लेंस से बने चश्मे का यूज किए, इमेज कहाँ बन गया, रेटिना पे बन गया। ये आपका डायग्राम है। आई होप अंडरस्टैंड। नाउ टेक अ एंड द डिफेक्ट ऑफ आई। अब हम लोग दूसरे आई डिफेक्ट को लेने वाले हैं। वो कौन सा आई डिफेक्ट है, हाइपर मायोपिया। जस्ट इसी का अपोजिट है। क्या है, हाइपर मायोपिया, हाइपर मायोपिया। ओके गाइस, नाउ टेक अ another eye defect.
देन अनदर आई डिफेक्ट इज अ हाइपर मायोपिया। क्या है? हाइपर मायोपिया। अब इसमें आप जो पिछले वाला डिफेक्ट पढ़े उसमें आपने क्या देखा कि आप क्लियर रूप से कौन से ऑब्जेक्ट को देख पा रहे थे? जो पास वाला था। या आप इसी का दूसरा नाम भी पहले लिख लीजिए, फार साइटेडनेस। ओके, क्या? फार साइटेडनेस। क्या है? फार साइटेड, यानी कि दूर रखा ऑब्जेक्ट हमें अब क्लियर दिखाई देगा, किंतु पास वाला ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। कहने का अभिप्राय ये होगा बेटा कि जो आपका नियर पॉइंट था, नियर पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। क्लियर आई के लिए नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। अब जो ये 25 सेंटीमीटर है ना, यही खिसक के आपका कहाँ चला जाएगा? थोड़ा से दूर चला जाएगा। जब थोड़ा से दूर चला जाएगा तो कहीं ना कहीं 25 या आपका जो पॉइंट है खिसक के दूर गया, इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट को रखेंगे, वो ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो जिसकी वजह से आपके आई में कौन सा डिफेक्ट पाया जाएगा? हाइपर मायोपिया डिफेक्ट पाया जाएगा। यानी कि कैन नॉट सी, यहां आप लिख देंगे कैन नॉट सी नियरली ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी कि आप नियर वाले ऑब्जेक्ट को जब क्लियर नहीं देखेंगे तो कौन सा डिफेक्ट होएगा? नियर साइटेडनेस, या सॉरी फार साइटेडनेस दोष डिफेक्ट आपके आई में होगा, यानी कि हाइपर मायोपिया होगा। अब देखिए, कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी कि दूर रखे ऑब्जेक्ट को आप क्लियर देख पाएंगे, यानी कि इनफाइनाइट पे ले जाओ ऑब्जेक्ट को रखो, फिर भी हम अपने आंख से उसे देख पाएंगे। लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट को एक नियर पॉइंट पे ला के रखेंगे तो हमें वो शायद क्लियर नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि हमारे आई में कौन सा डिफेक्ट होगा उसमें? हाइपर मायोपिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अब उसमें आपका क्या था? फार पॉइंट इज लेस देन इनफाइनाइट। तो ये आपका फार पॉइंट के बजाय क्या हो जाएगा? नियर पॉइंट। क्या हो जाएगा? नियर पॉइंट इज फार, नियर पॉइंट इज अ फार देन लीस्ट डिस्टेंस ऑफ आई। क्या? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ आई, यानी कि जो आई का लीस्ट डिस्टेंस है उससे क्या हो जाएगा? फार दूर हो जाएगा। यानी कि 25 सेंटीमीटर के बजाय वो आप क्या हो जाएगा? 20, 25 या 30, ये सब आपके डिस्टेंस कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। पहले डायग्राम से समझ लीजिए, फिर इसके बाद आप रीजन और करेक्शन देख लेंगे। क्या है रीजन, क्या है करेक्शन? रीजन देखिए, सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका क्या है? आई है। क्या है? नेत्र लेंस है। अब ये आपका आई का नियर पॉइंट कितना है? 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ तक ऑब्जेक्ट, इसके बाद वाले ऑब्जेक्ट को हम लोग देख पाते थे, लेकिन अब क्या होएगा? ये नियर पॉइंट कहाँ आ जाएगा? मान लो ये ओ डैश है, ये आपका ओ डैश, ये आपका ओ है, तो नियर पॉइंट कहाँ आ जाएगा? ओ डैश। कहने का मतलब इसके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो यहाँ से चलने वाली रे लेंस से टकराने के बाद क्या करेगी? इमेज को कहाँ पे बना देगी? रेटिना के पीछे। कहाँ बना देगी? रेटिना के पीछे। कहाँ बना देगी? रेटिना के पीछे। अर्थात ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखाई नहीं देगा, ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखाई नहीं देगा। और अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे, यहाँ तक तो हम देख ही पा रहे हैं, तो इसका इमेज कहाँ बन जाएगा? रेटिना पे, और ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखाई दे देगा। ओके, अब इसके करेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे? लास्ट में पहले हम लोग रीजन और करेक्शन देखते हैं, फिर इसके बाद उसका डायग्राम बनाते हैं। चलिए, रीजन क्या हो सकता है? अब आपको पता होगा उसमें क्या होता था? इमेज ऑफ डिस्टेंस। मायोपिया में क्या होता था? आपका ये इमेज जो होता था, जो फार पॉइंट के लिए इमेज बनता था, वो कहाँ बनता था? रेटिना से पहले। लेकिन अब जो आपका इसके लिए इमेज बनेगा, ये कहाँ बन जाएगा? रेटिना के पीछे। अर्थात अगर आपके आंखों में हाइपर मायोपिया है तो पास रखिए ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन जाता है? रेटिना के पीछे, जिसकी वजह से क्लियर दिखाई नहीं देता है। दूसरा रीजन क्या होएगा?
लेंस का कर्वेचर क्या होएगा, एक्सपेंड कर जाएगा, लेंस का कर्वेचर एक्सपेंड कर जाएगा, अर्थात इसकी फोकस लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब फोकस लेंथ बढ़ेगी तो इसका इमेज कहाँ बन जाएगा, रेटिना के पीछे। पता चला आपका ये जो आई बाल्ब है इतना है, आई बाल्ब इतना है, लेकिन इसका कर्वेचर ज्यादा है, कर्वेचर जाना ज्यादा होने की वजह से फोकल लेंथ कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। इसलिए इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन रहा है, बार बार यहाँ बन रहा है, और ऑब्जेक्ट में क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। और दूसरा रीजन क्या है, आई बाल्ब का व्यास क्या होना, आई बाल्ब का डायामीटर क्या होना, आई बाल्ब का डायामीटर क्या होना, डिक्रीज कर जाना, क्या कर जाना, डिक्रीज। अब आई वाल आपका कितना होता, अगर यहाँ तक होता है इसका डायमीटर तो इमेज यहाँ बन जाता और ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखाई देता। लेकिन ये आई वाल क्या कर रहा है, अपने डायमीटर को डिक्रीज कर ले रहा है, जिसकी वजह से फोकस आपका तो यहाँ पे है, लेकिन आई बाल का रेटिना, आई बाल के डिक्रीज हो जाने की वजह से रेटिना कहाँ आ गया, पिच आगे आ गया, जिसकी वजह से इमेज कहाँ बन जा रहा है, पीछे की तरफ बन जा रहा है। अर्थात दूसरा रीजन क्या होएगा, आई बाल का डायमीटर डिक्रीज कर जाना, या आई बाल छोटा हो जाना, स्मॉल हो जाना, मेक अ स्मॉल ऑफ आई बाल। ओके, अब ध्यान देना, इसके करेक्शन के लिए हम लोग कौन से लेंस से बने चश्मे का यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस से बने चश्मे का यूज करते हैं। अर्थात देखिए हम दिखा रहे हैं, दिस इज अ आई, दिस इज अ आई। अब यहाँ पे आपका आई लेंस है, और यहाँ पे आपने कौन सी लेंस के बने चश्मे को यूज कर रहे हैं, कॉन्वेक्स। ओके, अब कोई ऑब्जेक्ट जैसे मान लो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है, कोई ऑब्जेक्ट 25 पे रखा है, तो ये हमें क्लियर दिखाई नहीं देगा, तो हम चश्मे का यूज करेंगे और इसे क्लियर देखने का प्रयास करेंगे। अब आपका ये नियर पॉइंट कहाँ आ गया, ओ से खिसक कर ओ डैश, यानी कि 25 सेंटीमीटर से दूरी पे आ गया। अब ये क्या करेगा, यहाँ से चलने वाले रे का इमेज कहाँ बना देगा, इस ओ वाले ओ डैश वाले बिंदु पे बनाएगा। फिर इसके बाद यहाँ से जो रे चलेगी, इस रे से ये रे चलने के पश्चात नेत्र लेंस आई लेंस से टकराने के बाद इमेज कहाँ फिर बना देंगे, रेटिना पे, और ये ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखाई दे देगा जो 25 सेंटीमीटर पे रखा होगा। कब दिखाई देगा, जो हम लोग नेत्र लेंस से बने चश्मे का यूज करेंगे। ओके, चलिए, आई होप अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। आर सेकेंड डिफेक्ट ऑफ आई, सेकेंड डिफेक्ट, व्हाट आर सेकेंड डिफेक्ट ऑफ आई, सेकेंड डिफेक्ट ऑफ आई इज अ हाइपर मायोपिया। अब हम लोग नेक्स्ट डिफेक्ट को लेते हैं जो हमारे आई में पाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट डिफेक्ट आपका क्या होएगा, प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया। चलिए, प्रेस बायोपिया ये क्या होता है बेटा, ये हमारे आई में जो डिफेक्ट पाया जाता है, यानी कि थर्ड वाला, ये हमेशा कब पाया जाता है, ओल्ड एज में पाया जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारे जो क्रिस्टल, हमारे आई के जो क्रिस्टलाइन लेंस के ऊपर और नीचे दो सीलियरी मसल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, वीक हो जाते हैं, क्या होते हैं, वीक हो जाते हैं। इनके वीक होने की वजह से ना हमारा जो क्रिस्टलाइन लेंस है, आई लेंस है, ना तो एक्सपेंड कर पाता है, ना ये कॉन्ट्रैक्ट हो पाता है, जिसकी वजह से ना तो हमें पास की वस्तु क्लियर दिखाई दे पाती है, ना तो दूर की वस्तु क्लियर दिखाई दे पाती है। अर्थात ये जो आपका प्रेस बायोपिया है ना, इसकी वजह से हमें दोनों प्रकार, हमारे आंखों में दोनों प्रकार के दोष हो जाते हैं, यानी कि मायोपिया और हाइपर मायोपिया दोनों हो जाते हैं, यानी कि नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस दोनों प्रकार के दोष उपस्थित हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बाई बाई लेंस का प्रयोग करना पड़ता है, अर्थात कानकी और कॉन्वेक्स लेंस के मिक्सचर वाले चश्मे का ऑप्टिकल का हमें प्रयोग करना पड़ता है। तो ये प्रेस बायोपिया क्या है, यह दोष हमारी आंखों में हमेशा ओल्ड एज में क्रिएट होता है। दिस आई डिफेक्ट
दिस आई डिफेक्ट इज क्रिएट इन ओल्ड एज, इन ओल्ड एज। अब ध्यान देना, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नियर एंड फार साइटेडनेस। ओके, ना में पास की वस्तु क्लियर दिखाई देती है ना दूर की वस्तु। और ये आपका किस रीजन की वजह से क्रिएट होता है, रीजन क्या होता है इसका बेटा, रीजन्स क्या होता है, सीलियरी मसल्स, सीलियरी मसल्स बिकम वीक इन ओल्ड एज, इन ओल्ड एज। आपका सेलियरी मसल्स क्या कर जाता है, वीक कर जाता है, वीक हो जाता है, जिसकी वजह से लेंस ना तो कंट्रैक्ट ना तो एक्सपैंड हो पाता है, जिसकी वजह से हमारे आई में ओल्ड एज में ये डिफेक्ट देखने को मिलता है। अर्थात पास रखे ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना के पीछे बनेगा और दूर रखे ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना के पहले बन जाएगा। तो आई होप अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। आशा करते हैं आप सभी इस पॉइंट को भी अच्छे से समझे होंगे और आपके माइंड में एक क्लियर इमेज छपा होगा फॉर ऑल आई डिफेक्ट के लिए, यानी कि सभी आई डिफेक्ट के लिए आपके माइंड में एक क्लियर इमेज बन गया होगा। तो दोस्तों, जैसा कि अब इस क्लास को आगे हम लेके चलेंगे और इस क्लास में जो हम लोग का आगे वाला टॉपिक होएगा वो क्या होएगा, प्रिज्म। हम लोग का टारगेट क्या है दोस्तों, कि हम लोग अपने क्लास 10th के पूरे साइंस सिलेबस को एग्जाम से पहले रिफ्रेक्शन करवाते हैं और कौन कौन सी घटना देखने को मिलती है। फिर जस्ट इसी के बाद हम लोग देखेंगे प्रिज्म से जब आपका व्हाइट लाइट रिफ्रेक्ट होता है तब आपका कैसे कलर बैंड फाइंड होके आता है, जिसपे इसी आप रिफ्रेक्शन की घटनाएं तो और देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग प्रिज्म से रिलेटेड बातें समझ लेते हैं, देख लेते हैं। ओके, प्रिज्म पहले हम लोग समझेंगे प्रिज्म क्या है, व्हाट इज अ प्रिज्म। प्रिज्म क्या है, प्रिज्म क्या होता है बेटा, ये आपका एक, जैसे हम एक ग्लास प्रिज्म की बात करें, जैसे ग्लास प्रिज्म की बात हो तो एक ग्लास प्रिज्म क्या होता है, इज अ ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब एक पार से दूसरे पार हम लोग आसानी से देख सकते हैं। फिर इसके बाद और ये आपका क्या होता है, ये प्रिज्म का जो सरफेस होता है ये रिफ्रेक्टिंग सरफेस होता है। रिफ्रेक्टिंग कहने का मतलब कोई प्रकाश इस पे इंटर करेगा सीधे ना जाने के बजाय हल्का से बेंड होके जाएगा, अर्थात प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग इसके सरफेस को क्या बोल रहे हैं, रिफ्रेक्टिंग सरफेस। और हमेशा याद रखना दो आपका ट्राइएंगुलर सरफेस होता है इस प्रिज्म में, दो आपका ट्राइएंगुलर, ट्राइएंगुलर मतलब ट्रायंगल के शेप का, और तीन आपका कैसा होता है, रेक्टेंगुलर शेप का। तीन आपका कैसा होता है, रेक्टेंगुलर शेप, एक इस साइड वाला, दूसरा इस साइड वाला, तीसरा आपका नीचे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये तीन आपका क्या है, रेक्टेंगुलर शेप का। दो आपका ये आगे वाला एक और एक पीछे वाला दो, ये दो आपके क्या है, ट्राइएंगुलर शेप के। अर्थात प्रिज्म किस कैसे बनता है, तीन आपका रेक्टेंगुलर रिफ्रेक्टिंग सरफेस होएगा, दो आपका ट्राइएंगुलर रिफ्रेक्टिंग सरफेस होएगा, जिसकी मदद से आपका क्या बनता है, एक प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म बनता है, जो आपका कैसा होता है, किस नेचर का होता है, ट्रांसपेरेंट नेचर का होता है। अर्थात एक पार से दूसरे पार हम लोग आसानी से टुक 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 ऐसे करके देख पाएंगे। समझ गए, ये आपका प्रिज्म हो गया। तो प्रिज्म क्या है, एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रेक्टिंग सरफेस है जिसमें आपका दो ट्राइएंगुलर शेप और तीन आपके रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं, आपका प्रिज्म कहलाता है। इसी से हम लोग इसके बाद क्या समझने वाले हैं, रिफ्रेक्टिंग ऑफ लाइट।
डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म, क्या समझेंगे, रिफ्रैक्टिंग ऑफ अ लाइट, किसके थ्रू समझने वाले हैं, प्रिज्म के थ्रू समझने वाले हैं। चलिए समझते हैं। ये आपका क्या है, एक प्रिज्म, दिस इज अ प्रिज्म, प्रिज्म एंगल, क्या कहते हैं, प्रिज्म एंगल। अब ध्यान देना, जैसे कोई रे आई इस सरफेस से टकराई, जैसे कोई रे आई इस सरफेस से टकराई, टकराने के बाद सीधे ना जाके हल्का से नीचे की ओर जाई, हल्का से नीचे की ओर जाई। ओके, देखना बेटा, कोई भी रे जैसे इस प्रिज्म के एक सरफेस से आके टकराता है, ये आपका सीधे ना जाने के बजाय क्या होता है, हल्का से बेंड होके जाता है। और किस साइड बेंड होके जाता है, प्रिज्म के बेस की ओर बेंड होके जाता है। ऐसा क्यों है बेटा, क्योंकि जैसे आप इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस में नॉर्मल ड्रा करेंगे ना, तो नॉर्मल से क्या होएगा, पास की तरफ झुक के जाएगा। ऐसा क्यों, नॉर्मल की तरफ झुक के क्यों जा रहा है, नॉर्मल से दूर क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि बेटा इधर आपका एयर है, ये आपका क्या है, ग्लास है। तो आपका रे कहां से कहां जा रहा है, एयर टू ग्लास, अर्थात रेयर टू डेंसर। और जब रेयर टू डेंसर होता है तो ये आपका रे सीधे ना जाने के बजाय हल्का से नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है, हल्का से नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है, जैसा कि यहाँ पे आपका बेंड होके जा रहा है। अब जैसे फिर पुनः ए रे आपका आगे बढ़ेगा और फिर इस दूसरे वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस से टकराएगा, तो क्या होएगा, ये फिर से नॉर्मल से, अब बताओ नॉर्मल की ओर झुकेगा कि नॉर्मल से दूर, नॉर्मल से दूर, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ऐसा क्यों, क्योंकि आपका डेंसर से कहां जा रहा है, रेयर में, डेंसर से कहां जा रहा है, रेयर में। तो जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, अर्थात इस साइड भी आपका रे किधर की तरफ बेंड हो जाएगा, प्रिज्म के बेस की तरफ बेंड हो जाएगा, ऐसे आता हुआ प्रतीत। अब आपने मोनोक्रोमेटिक लाइट के साथ क्या घटना देखा, जब एक सरफेस से टकरा रहा है, सीधे ना जाने के बजाय हल्का से बेंड होके जा रहा है, फिर पुनः दूसरे सरफेस से टकरा रहा है, सीधे ना जाने के बजाय हल्का से बेस की तरफ बेंड होके जा रहा है। यही जो बार बार बेंड होने की, यानी कि अपने पाथ को छोड़ के दूसरे पाथ से जाने की घटना है ना, इसी को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। और किसके थ्रू हो रहा है, प्रिज्म के थ्रू। इसलिए आपका ये क्या हो गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, किसके थ्रू, प्रिज्म के थ्रू। इसलिए आपका यहाँ पे क्या लिखा गया है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। अब डेविएशन लिखा गया, डेविएशन को भी समझ लो। डेविएशन का अभिप्राय क्या है, ये अपने पाथ से थोड़ा मुड़कर जा रहा है, अपने पाथ से थोड़ा मुड़कर जा रहा है। अब ये जितना ये मुड़कर जाएगा, जितना बेंड होकर जाएगा, यही आपका क्या होएगा, डेविएशन होएगा। आप दौड़ते हुए आगे की तरफ गए, फिर एक मोड़ आया, आपने मुड़ गया, अब अपने पाथ को छोड़ के जितना मुड़े पड़े, जितना बेंड हुए हैं, वही एंगल आपका क्या हो जाएगा, डेविएशन हो जाएगा। और उस एंगल का नाम हम लोग क्या देंगे, डेविएशन एंगल। अर्थात जितना ये अपने पाथ को छोड़कर बेंड हुआ है, इसी एंगल को हम लोग नाम दे देंगे डेविएशन एंगल। और जितना ये पाथ को छोड़ के मुड़ेगा, क्या कहलाएगा, डेविएशन कहलाएगा, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, विचलन। विचलित होके गया, क्या हो गया, विचलित होके गया। समझ गए। अब देखिए आगे और बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं। अब कैसी लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब सिंगल, क्रोमेटिक का मतलब कलर, यानी कि जिसमें आपका मोनो कलर हो, एक कलर हो, वो आपकी कैसी लाइट होती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, जो आपका आपके सामने दिखाया गया है। ओके, अब देखो आगे, जिस एंगल पे आपका रे इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे टकराएगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल आई। इसका नाम क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंट है। किसे कहते हैं, जिस एंगल पे आपका कोई रे किसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे जाकर टकराता है। समझ गए।
अब देखिए, जिस एंगल पे आपका दूसरे मीडियम में इंटर करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगल आर। दिस एंगल आर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ एंगल। क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ एंगल, यानी कि आर को क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ एंगल। आर को क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ एंगल। ओके, चलिए अब इसके बाद पुनः जिस एंगल पे टकराएगा ए भी आपका किसके बराबर होएगा, आर के बराबर होएगा। किसके बराबर, आर के बराबर होएगा। अब ध्यान देना, दूसरे सरफेस से जब रे आपका टकराएगा, टकराने के बाद पुनः जब बाहर की तरफ निकलेगा, पुनः जब बाहर की तरफ निकलेगा, उस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इमरजेंस, यानी कि आपका एंगल ई हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या नाम देंगे, एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस। पुनः फिर आ जाइए, अब देखना एक एंगल बच रहा है। कौन सा एंगल बच रहा है, डेविएशन, वाटर डेविएशन एंगल, वाटर डेविएशन एंगल। नाउ सी हियर, वाटर डेविएशन एंगल, यहाँ पे ध्यान देंगे क्या आपका होता है, डेविएशन एंगल। अब ये रे आपका सीधे जाना चाहिए इस पाथ से, लेकिन इस पाथ से ना होके आपका रे कैसे चला जा रहा है, इतना बेंड होके। अभी मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, जितना ये मुड़ कर जाएगा, जितना ये बेंड होके जाएगा, उसे क्या कहेंगे, डेविएशन कहेंगे। अब इस एक्चुअल रे, यानी कि जिस पाथ से जाना चाहिए वो वाला रे, और जितना ये मुड़ कर, यानी कि जिस पाथ से मुड़ कर जा रहा है, इनके बीच का जो एंगल बन रहा है, इसी एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। कहने का मतलब ये आपकी कौन सी रे हो गई, इंसिडेंट रे हो गई। कौन सी रे हो गई, इंसिडेंस रे। और ये कौन सा रे हो गया, इमरजेंस रे, इमरजेंस रे। अर्थात एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड इमरजेंस रे इज कॉल्ड अ डेविएशन एंगल, और एंगल ऑफ डेविएशन, और एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक हम लोग का क्या होने वाला है, अभी तक हम लोग किस लाइट के बारे में समझ रहे थे, मोनोक्रोमेटिक लाइट के बारे में समझ रहे थे। अब किस लाइट के बारे में समझने जा रहे हैं, व्हाइट लाइट। व्हाट अ व्हाइट लाइट, व्हाट अ व्हाइट लाइट, सन से आने वाली रे क्या व्हाइट लाइट है। अब देखो व्हाइट लाइट के बारे में हम बता रहे हैं। व्हाइट लाइट जो आपका 7 कलर से बना होता है, मेड ऑफ 7 कलर्स, मेड ऑफ 7 कलर्स, यानी कि 7 कलर से बनी लाइट आपकी एक व्हाइट लाइट होती है। कहने का मतलब प्रिज्म से अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस व्हाइट लाइट का रिफ्लेक्शन करवाने जा रहे हैं। फिर देखते हैं कौन सी घटना निकल कर आती है। चलिए, ये आपका क्या है, प्रिज्म है। क्या है, प्रिज्म है। यहाँ लिखा भी है, वी नो दैट व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। आपका व्हाइट लाइट कितने कलर से बना होता है, मेड ऑफ 7 कलर्स, 7 कलर से बना हुआ होता है। वो 7 कलर कैसे, क्या कैसे बना होता है, कौन कौन से कलर होते हैं, इस कलर को हम लोग कहाँ पे देखने वाले हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म से करने के बाद देखने वाले हैं। चलिए, यहाँ पे आपने क्या किया, व्हाइट लाइट का रिफ्रैक्शन करवाना स्टार्ट किया। अब जिस एंगल पे आपका ये इंसिडेंट होएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आई, अर्थात इंसिडेंट एंगल। फिर इसके बाद क्या होएगा, इस तरीके से लाइट आगे बढ़ेगा। ऐसे ही आगे बढ़ेगा। फिर जब यहाँ से निकलना स्टार्ट होएगा, इसमें आप देखेंगे 7 कलर ऐसे दिखाई देगा, 7 कलर ऐसे दिखाई देता है। रिफ्रैक्शन, लाइट का डिस्पर्सन आपका पहले वाले ही प्रिज्म से हो जाता है, पहले वाले ही, सॉरी पहले वाले ही रिफ्रैक्टिंग सरफेस से हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 और इधर आपका 7, इस 7 कलर में ऐसे रिफ्रेक्ट होके आपका
मिलेगा। कितने कलर में? 7 कलर में। और ये जो आपका कलर इस तरीके से डिस्पर्स हुआ है, स्प्लिटिंग हुआ है, एक कलर का ऑर्डर इस तरीके से होता है विव ग्योर। विव ग्योर अर्थात इस प्रिज्म के द्वारा सबसे कम डेविएशन, डेविएशन का मतलब सबसे कम पाथ में विचलन, सबसे कम कम पाथ में डेविएशन, सबसे कम पाथ मुड़कर कौन चलता है? सबसे ऊपर क्या लिखा पड़ा है? आर। आर इज अ रेड। उसके बाद किसका कम डेविएशन है? ओ। ओ का मतलब ऑरेंज। ऑरेंज के बाद येलो। येलो के बाद ग्रीन। ग्रीन के बाद ब्लू। ब्लू के बाद इंडिगो। और सबसे ज्यादा डेविएशन, मोर डेविएशन ऑफ एंगल, मोर डेविएशन ऑफ एंगल ऑफ कलर्स, यानी कि किस कलर का डेविएशन सबसे ज्यादा होता है? सबसे ज्यादा डेविएशन आपके वायलेट का हो जाता है। क्यों? क्योंकि वायलेट के पास पैसे ही कम होते हैं। पैसे का मतलब वेरी लेस वेवलेंथ ऑफ वायलेट। सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? वायलेट का। कहने का मतलब प्रिज्म उन्हीं कलर को सबसे ज्यादा डेविएट करेगा जिसका वेवलेंथ है सबसे कम होएगा, और जिसका वेवलेंथ सबसे हाई उस कलर का डेविएशन सबसे कम। कहने का मतलब आपका जो डेविएशन एंगल होता है ये किस पे डिपेंड कर गया? वेवलेंथ ऑफ कलर। कलर के वेवलेंथ पे डिपेंड कर गया। मोर वेवलेंथ लेस डेविएशन, लेस वेवलेंथ मोर डेविएशन। जैसा आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, स्क्रीन पे क्या देख रहे हैं? वायलेट का ज्यादा डेविएशन, रेड का कम डेविएशन। क्यों? क्योंकि रेड का वेवलेंथ 78 100 एंगस्ट्रॉम, वायलेट का वेवलेंथ 43 100 एंगस्ट्रॉम। अब देखो इसका इतना हाई वेवलेंथ, कम डेविएशन, इसका इतना कम वेवलेंथ, ज्यादा डेविएशन। हो गया? अंडरस्टैंड? आई होप अंडरस्टैंड एवरी स्टूडेंट। आशा करते हैं सभी ने अच्छे से समझा ये पॉइंट। अब देखो इस पॉइंट को समझ लेते हैं। वी नो दैट व्हाइट लाइट इज मेड ऑफ 7 कलर्स। आपका व्हाइट लाइट कितने कलर से बना होता है? 7 कलर से बना होता है। अब देखो प्रिज्म बेंड ऑफ रे ऑफ लाइट। आपका ये प्रिज्म क्या करेगा? सभी कलर को बेंड करके झुकाएगा। अब जितना ये बेंड करके झुकाएगा उसी को क्या नाम है? डेविएशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन इज कैपिटल डी। ओके, यहाँ पे राइट किया है। फिर इसके बाद एंगल डी इज अ डिफरेंट कलर ऑफ लाइट, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कलर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? डिफरेंट होता है। वायलेट के लिए सबसे ज्यादा, रेड के लिए सबसे कम। एवरेज डेविएशन ऑफ कलर्स इज अ ग्रीन, यानी कि एवरेज डेविएशन हम लोग किसको लेके चलते हैं? ग्रीन वाले को। अब देखिए बेंड मोर देन अदर, यानी कि प्रिज्म क्या करेगा? एक कलर वाले का डेविएशन दूसरे की अपेक्षा ज्यादा करता चला जाता है। जैसे देखो रेड का कम है, ऑरेंज का दोनों से भी ज्यादा, इन तीनों से ज्यादा आपका ग्रीन का, इन चारों से ज्यादा आपका ब्लू का, इन पांचों से ज्यादा आपके इंडिगो का, और सबसे ज्यादा 7वां कलर आपका कौन सा है? वायलेट। यानी कि मोर देन अदर कलर्स डेविएशन, यानी कि हर एक कलर का जो डेविएशन है एक दूसरे की अपेक्षा ज्यादा होता चला जाता है जैसे जैसे नीचे की तरफ आप बढ़ेंगे। ओके, ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म था। डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म था। चलो देखो यहाँ क्या हुआ? रिफ्रैक्शन किसका हुआ? लाइट का। अब देखो डेविएशन की बोला गया क्योंकि अपने पाथ को ये छोड़ के आगे बढ़ेगा, छोड़कर आगे बढ़ेगा। जैसे इसको प्रिज्म के थ्रू हो रहा है, इसलिए पूरा हम मिला के क्या कह देंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म। डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म, ये आप बोलेंगे। तो ये आपका क्या हो गया? रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट ऑफ न्यूटन्स थ्रू अ
सनलाइट, सॉरी, थ्रू अ प्रिज्म ऑफ सनलाइट। क्या पढ़ने वाले हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट बाय थ्रू अ प्रिज्म, यानी कि प्रिज्म के द्वारा सनलाइट का रिफ्लेक्शन करवाएंगे, फिर आपकी कौन सी घटना वहां पे देखने को मिलेगी। और जस्ट इसी वाले टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, दो आइडेंटिकल प्रिज्म को लेके एक दूसरे के अपोजिट उल्टा करके रखेंगे, जैसा कि आज हम लोग का नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। और आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। एक्चुअल में इस व्हाइट लाइट की जगह हम लोग आज क्या लेके पढ़ने वाले हैं, सनलाइट। अर्थात ये जो आपके सन से रे चलती हुई हमारे पास तक आ रही हैं, क्या इस सनलाइट में भी आपके 7 कलर होते हैं? क्या इस सनलाइट भी स्पिल्ट होके आपके 7 कलर को रिप्रेजेंट करेगा? इस चीज को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो आज क्या पढ़ने वाले, डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय अ प्रिज्म और थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म के थ्रू हम लोग डिस्पर्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे और देखेंगे डिस्पर्शन क्या होता है, साथ साथ ये इस स्पेक्ट्रम नामक चीज क्या निकल के आता है, अर्थात जो हमारे सिलेबस में रखा गया है। तो चले आगे बढ़े। जैसा कि पहले हम यहाँ पे आपको डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं, फिर इसके बाद डिस्पर्शन और स्पेक्ट्रम के डेफिनेशन को एक एक करके समझ लेंगे। ओके, जैसा कि आपको पता होगा, दिस इज अ प्रिज्म। ये आपका क्या है, प्रिज्म है। क्या है, प्रिज्म। अब क्या करेंगे हम लोग, सनलाइट को लेंगे, या मान लो सन आपका यहाँ पे है, क्या है, सन है, ये सन भगवान है, दिस इज अ सन भगवान। आपके सूर्य भगवान, प्रणाम सूर्य भगवान, ऐसे करते हैं ना, ये आपके वही है। यहाँ से क्या होएगा, रे चलेगा। कैसी रे है, सनलाइट। कैसी रे है, सनलाइट। अब जैसी रे आपका यहाँ पे चलेगा ना, आप देखेंगे ये प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के थ्रू क्या होएगा, डिस्पर्शन हो जाएगा, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट होएगा, यानी कि आपका ये सनलाइट 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगा। कितने कलर में स्प्लिट हो जाएगा, 7 कलर में। और ये आपका स्प्लिटिंग जो हो रहा है 7 कलर का, एक किस सरफेस होएगा, दिस इज अ occurs फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म। ये आपके फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, प्रिज्म के फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस से क्या होता है, अकर होता है, यानी कि घटना देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे आएगा आपका लाइट ऐसे स्पिल्ड होएगा, और आपको पता होएगा जब ये प्रिज्म में इंटर करता है, किसके तरफ होके जाता है, प्रिज्म के बेस के तरफ स्पिल्ट होके, यानी कि झुककर बेंड होके जाता है। तो इस तरीके से स्पिल्ट होएगा। अर्थात ये ऊपर वाला क्या रहेगा, रेड, नीचे वाला क्या रहेगा, वायलेट, नीचे वाला वायलेट, यानी कि मोर बेंडिंग किसका होता है, वायलेट का, लेस बेंडिंग किसका होता है, रेड कलर का। इस तरीके से आपका ये स्पिल्ट होके आएगा। कितने कलर में होएगा, 7 कलर में। कितने कलर में होएगा, प्रिज्म से पास अवे करवाएं तो कौन सी घटना देखने को मिलती है। जैसा कि आप लोग अपने माइंड में बैठा लीजिए, अगर हम लोग किसी सनलाइट को प्रिज्म से क्या करवाएंगे, रिफ्लेक्ट करवाएंगे, तो 2 घटनाएं देखेंगे, एक डिस्पर्शन की घटना, दूसरा हमें क्या मिलेगा, स्पेक्ट्रम मिलेगा। क्या मिलेगा, स्पेक्ट्रम। क्या मिलेगा, स्पेक्ट्रम। अच्छा, इसी को हम लोग देखने के लिए अब यहाँ पे डायग्राम लेते हैं और डायग्राम की मदद से आगे बढ़ते चलेंगे। जैसा कि आपका यहाँ पे एक प्रिज्म बना है और यहाँ पे सनलाइट है, सनलाइट से रे चलेगा। जैसे ही प्रिज्म के पहले वाले फर्स्ट सरफेस से आके टकराएगा ना, आप देखेंगे ये रे क्या होएगा, सीधे ना जाने के बजाय हल्का से प्रिज्म के बेस की तरफ बेंड होके जाएगा, और बेंड होने के साथ साथ इस 7 कलर को रिप्रेजेंट करते हुए आगे बढ़ेगा। यानी कि इस व्हाइट लाइट, इस सनलाइट का क्या कर देगा, डिस्पर्शन, स्प्लिटिंग कर देगा, अलग अलग रंगों में विभक्त कर देगा, अलग अलग रंगों में प्रतिच्छेदित, विभक्त कर देगा। विभक्त का मतलब स्प्लिटिंग। अब जैसे ये इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे आया, ये अलग अलग कलर में विभक्त होके रिफ्लेक्ट होके आगे की तरफ बढ़ेगा, और किस तरीके से बढ़ता है, प्रिज्म के बेस की तरफ बेंड होके आगे की तरफ बढ़ता है। ओके,
अर्थात अगर हम लोग जानना चाहें, क्या जानना चाहें कि आपका डिस्पर्सन क्या है, तो आप क्या कहेंगे, जैसे ही सनलाइट आपके प्रिज्म पर पड़ता है यह अलग अलग कलर में क्या कर देता है, स्प्लिटिंग कर देता है। स्प्लिटिंग ऑफ कलर की घटना को रिप्रेजेंट कर देता है, जिसकी वजह से हम लोग इसी घटना को क्या बोलेंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अच्छा, ये जो आपका डिस्पर्सन ऑफ लाइट हो रहा है, इसी डिस्पर्सन ऑफ लाइट को हम लोग क्या करते हैं, एक पर्दे पे फाइंड आउट कर लेते हैं, एक पर्दे पे फाइंड आउट कर देते हैं। अब ये जो पर्दे पे फाइंड आउट होके आता है, ये कितने कलर में फाइंड आउट होके आता है, 7 कलर में फाइंड आउट होके आता है। इसी 7 कलर को जो हम लोग पर्दे पे फाइंड आउट किए हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम। दिस इज अ स्पेक्ट्रम। दिस इज अ अर्थात डिस्पर्सन क्या है, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर, यानी कि जो आपके अलग अलग कलर के कंपोनेंट होते हैं, अलग अलग कलर्स में सनलाइट स्प्लिटिंग हो रहा है, इसी घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्पर्सन बोलेंगे। क्या, डिस्पर्सन, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ डिस्पर्सन। सेम आपका स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है, द बॉन्ड ऑफ कलर, द बैंड ऑफ कलर्स कंपोनेंट लाइट आफ्टर ऑन स्क्रीन। जो स्क्रीन पे हम लोग कलर का एक बैंड फाइंड आउट कर रहे हैं, ये स्क्रीन पे एक कलर का बैंड फाइंड आउट कर रहे हैं, इसी कलर को, इसी बैंड को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम बोलेंगे। और ये आपका बैंड कैसे फॉर्म होता है, बिबिग्योर के फॉर्म में होता है, अर्थात रेड सबसे ऊपर और वायलेट सबसे नीचे, वायलेट सबसे नीचे और रेड आपका सबसे ऊपर, यानी कि रेड कलर का बेंडिंग सबसे कम, यानी कि रेड कलर आपका सबसे कम डेविएट होगा और वायलेट कलर सबसे ज्यादा डेविएट होके प्रिज्म की बेस की तरफ आगे बढ़ता है। इस तरीके की घटना कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। अब इसी डिस्पर्सन और स्पेक्ट्रम को लेके ना न्यूटन्स ने अपना प्रिज्म के एक प्रयोग किया है। वो प्रिज्म पर प्रयोग क्या किया, उन्होंने ये कहा कि जो आपका ये सनलाइट है, क्या सच में 7 कलर होता है, कि ये जो आपका 7 कलर दिखाया जा रहा है, 7 कलर में स्पिल्ड किया जा रहा है, ये प्रिज्म के थ्रू हो रहा है। यानी कि इस बात को उन्होंने प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। इस बात को प्रूव करने के लिए कि प्रिज्म द्वारा 7 कलर दिखाया जा रहा है, कि सच में आपके इस सनलाइट में 7 कलर होता है। तो इसी घटना को लेके न्यूटन्स ने एक प्रयोग करते हैं, और वो प्रयोग क्या है आप लोग अभी आगे देखेंगे। अच्छा, उस प्रयोग से पहले एक क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। जैसा कि जो आप डिस्पर्सन और स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़े, उसी से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन भी बन सकता है और आया भी है आपके एग्जाम में। वो आपका क्या है, वाई डिस्पर्सन अकर्स, यानी कि डिस्पर्सन क्यों अकर करता है। तो उसका रीजन है बेटा कि आप प्रिज्म बेंड ऑफ रे ऑफ लाइट, प्रिज्म क्या करता है, बेंड ऑफ लाइट करता है, यानी कि अलग अलग कलर को अलग अलग पाथ से, अलग अलग डेविएशन एंगल से आगे की तरफ बढ़ाता है, यानी कि डेविएट करके आगे की तरफ बढ़ाएगा, अर्थात स्पिल्ट कर देगा, अलग अलग रंगों में विभक्त करके आगे की तरफ बढ़ाएगा। तो डिफरेंट कलर ऑफ लाइट बेंड, यानी कि आपके जो डिफरेंट कलर होते हैं लाइट के, ये बेंड होते हैं कैसे, डिफरेंट पाथ से। कैसे, डिफरेंट पाथ से, अर्थात डिफरेंट डेविएशन एंगल से ये क्या होंगे, बेंड हो जाएंगे। जैसा कि आपका नीचे लिखा भी गया है, रेड बेंड द लेस्ट, रेड कलर आपका सबसे कम बेंड होएगा, और वायलेट बेंड द मोस्ट, और वायलेट कलर सबसे ज्यादा बेंड होके आगे बढ़ता है। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। अब इसके बाद हम लोग न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। किसके थ्रू पढ़ेंगे, प्रिज्म के थ्रू। उन्होंने क्या कहा था कि आपका ये जो 7 कलर्स निकल कर आ रहा है, क्या प्रिज्म के द्वारा होता है कि सच में आपका मतलब सनलाइट 7 कलर से बना होता है। तो उन्होंने क्या किया, 2 आइडेंटिकल प्रिज्म को लिया ऐसे, एक ऐसे सीधी प्रिज्म लिया, और ये आपका कैसा प्रिज्म है, आइडेंटिकल है। कैसा है, बोथ आर आइडेंटिकल प्रिज्म। कैसा प्रिज्म है, आइडेंटिकल।
अब उन्होंने क्या किया, एक सनलाइट को यहाँ से इस पे फॉल करवाया, इस पे गिराया। जैसे गिरा ये आपका कितने कलर में विभक्त, कितने कलर में स्पेल्ट हो गया, 7 कलर में। ये ऊपर रेड है, नीचे आपका वायलेट है। अब ऐसे आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ के हल्का से फिर बेस की तरफ बेंड होएगा। अच्छा, जैसे आगे बढ़ेगा इस प्रिज्म पे आएगा, ऐसे बेंड होके आएगा। अब जैसे ये इस प्रिज्म पे पहुंचेगा, तुरंत फिर क्या होएगा, इसका रिफ्रेक्शन हो जाएगा। रिफ्रेक्शन क्यों होएगा, क्योंकि आपका आइडेंटिकल प्रिज्म इस प्रिज्म के सामने रखा पड़ा है। अब ये जो आपका रिफ्रेक्शन होएगा, क्या नीचे की तरफ होएगा कि ऊपर की तरफ? दिस रिफ्रेक्शन अकर इन अपर साइड बिकॉज दिस आइडेंटिकल प्रिज्म केप्ट अ इन्वर्टेड पोजीशन। किस पोजीशन पे रखा है, इन्वर्टेड पोजीशन पे रखा है, यानी कि उल्टा करके रखा है, जिसकी वजह से ये प्रिज्म आपका क्या हो, ये आपके कलर्स क्या होंगे, प्रिज्म के बेस की तरफ बेंड हो जाएंगे, और बेंड होके क्या करेंगे, एक पॉइंट पे मीट कर जाएंगे। क्या करेंगे, एक पॉइंट पे मीट कर जाएंगे। फिर इसके बाद इस तरीके से आपका ये रे आगे की तरफ निकल जाएगा। अच्छा, क्यों एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों कैसे प्रिज्म है, आइडेंटिकल है, यानी कि जितने एंगल पे यहाँ पे आपका ये स्पिल्ट हुआ था, उतने ही एंगल पे यहाँ भी स्पिल्टिंग ऑफ कलर होएगा, यानी कि कलर की स्पिल्टिंग होएगा, कलर आपका डिस्पर्स होएगा उतने ही सेम एंगल पे। बिकॉज क्योंकि बोथ प्रिज्म आपके कैसे हैं, आइडेंटिकल है, और यहाँ पे एक पॉइंट पे मिलने के बाद आगे की तरफ ऐसे रे निकल जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट से ना निष्कर्ष, न्यूटन्स ने यह कंक्लूजन निकाला, यह निष्कर्ष निकाला कि आपका सनलाइट कितने कलर से बना हुआ है, 7 कलर से। और वो 7 कलर आपके कौन सा होता है, विबग्योर। फर्स्ट इज अ वायलेट, सेकेंड इंडिगो, थर्ड इज अ ब्लू, फोर्थ इज अ ग्रीन, 5 इज अ येलो, 6 इज अ ऑरेंज, और 7th इज अ रेड। ये आपके 7 कलर से सनलाइट बना होता है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने यह कंक्लूजन निकाला था। आप देख भी रहे हैं, सनलाइट चली, प्रिज्म क्या कर रहा है, इसको डिस्पर्स कर दे रहा है, 7 कलर में डिस्पर्स कर रहा है। क्यों कर पा रहा है, क्योंकि 7 कलर से बना होगा। जैसे ही हम लोग आइडेंटिकल प्रिज्म को सामने रखें, ये आपका सनलाइट ही तो दिखा, सनलाइट ही तो, एक ही कलर तो यहाँ, एक ही लाइट, एक ही आपका बैंड दिख रहा है ना, लेकिन यहाँ पे आपने क्या दिखा, 7 कलर्स का बैंड देखा। ऐसा क्यों, क्योंकि प्रिज्म ने डिस्पर्स किया था, प्रिज्म ने डिस्पर्स किया था। और क्यों किया, क्योंकि ये आपका 7 कलर से मेड हुआ होता। और और अगर प्रिज्म के द्वारा 7 कलर को दिखाया जाता ना, तो ये आपका सिंगल ना निकलने के बजाय यहाँ भी 7 कलर आप कहीं ना कहीं देख पाते। अर्थात दिस कंक्लूजन इज रिप्रेजेंट अ sunlight is a made of 7 colors, not a made of only singles colors. ओके, यह एक्सपेरिमेंट आपका कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका सनलाइट कितने कलर से बना होता है, 7 कलर से बना होता है। और इसी में उन्होंने फिर डिस्पर्सन के बारे में समझाया और स्पेक्ट्रम के बारे में, जैसा कि डिस्पर्सन और स्पेक्ट्रम आपने पहले ही देख लिया था। और हमेशा याद रखना, जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट होता है, यानी कि डिस्पर्सन होता है, ये आपके प्रिज्म के फर्स्ट सरफेस से होता है, प्रिज्म के फर्स्ट सरफेस से होता है। अब इसी के बाद जो अब अगला टॉपिक आप इसमें पढ़ेंगे वो आपका क्या होएगा, रेनबो। रेनबो, इंद्रधनुष, जिसको हम लोग इंद्रधनुष, अरे भगवान भगवान आ गए, भगवान ऐसे करके चिल्लाते हैं ना, तो वो आपका आ गया इंद्रधनुष। इंद्रधनुष आपका कैसे होता है, इसके आधार पे होता है, छोटे छोटे ड्रॉपों के द्वारा होता है। बारिश के मौसम में क्या होता है, आकाश में आपके छोटे छोटे ड्रॉप होते हैं, आकाश में छोटे छोटे ड्रॉप होते हैं। अब इस ड्रॉप में जब आपका क्या होएगा, रिफ्रैक्शन, क्या होएगा, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, और साथ साथ आपका क्या होएगा, डिस्पर्सन। क्या होएगा, डिस्पर्सन। इसी की वजह से आपका क्या निकल के आता है, आकाश में इंद्रधनुष निकल के आता है, अर्थात इंद्रधनुष बनता हुआ दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, देखेंगे। यहाँ सनलाइट से रे चलेगी,
चलने के बाद यहाँ टकराएगी, टकराने के बाद ये आपके 7 कलर में क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे। अब ध्यान देना, ये इतने एंगल पे यहाँ पे आके टकराते हैं कि ये आपका कहीं ना कहीं क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन। यहाँ क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। अर्थात यहाँ पे आपका रिफ्रैक्शन को हम लोग डिस्पर्शन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डिस्पर्शन। रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन या डिफ्रेक्शन, डिस्पर्शन हुआ। जैसे डिस्पर्शन होगा, जैसे ही सरफेस पे आके टकराएगा, आप देखेंगे एक क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर एंगल होता है, जिसकी वजह से ये आपका पुनः इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये आगे की तरफ तो नहीं, लेकिन पीछे की तरफ ऐसे 7 कलर का एक बैंड दिखाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंद्रधनुष बोलेंगे। यानी कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, रेन ड्रॉप के, छोटे छोटे रेन ड्रॉपों के माध्यम से बनता है, जिसमें कौन कौन सी घटना होती है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन ही आपका क्या है, डिफ्रैक्शन है, डिस्पर्शन है। यहाँ पे आपका लिखा भी गया ये आपके रेनबो बनने के कहीं ना कहीं घटना को दिखाया जा रहा है। ओके, अब जस्ट इसी के बाद जो आप अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो आपका कौन सा टॉपिक होएगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, जिसमें आप लोग कहीं ना कहीं सन क्यों रेड दिखाई देता है और आकाश क्यों नीला दिखाई देता है, आकाश क्यों ब्लू दिखाई देता है, ये सब आप घटनाएं उसमें देखने वाले हैं। किस टॉपिक में, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में। एटमॉस्फेरिक क्या होता है, कैसे यहाँ पे कौन सी घटना रिप्रेजेंट होती है, ये समझेंगे। सेकंड में हम लोग समझेंगे एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। स्टार का एपरेंट पोजीशन क्या होता है, एपरेंट पोजीशंस, एडवांस सनराइज एंड डेले सनसेट। एक्चुअल में होता क्या है बच्चों, जो आपका सन राइज होता है, सनराइज होने से पहले 2 मिनट पहले ही हम लोग को सन दिख जाता है, इसीलिए कहा जा रहा है ये ऐसा क्यों होता है, ये हम लोग आज समझने वाले। एडवांस सनराइज एंड डेले सनसेट। फिर इसके बाद ट्विंकल ऑफ स्टार, आप देखते हैं तारे टिमटिमा रहे हैं, ये तारे टिमटिमा क्यों रहे हैं, इसका रीजन भी हम लोग आज देखने वाले हैं। वाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, और आपके प्लैनेट प्लैनेट क्यों ट्विंकलिंग नहीं करते हैं, ये भी हम लोग आज समझेंगे। फिर इसके बाद आपका अगला 6 नंबर का जो इफेक्ट पढ़ने वाले वो है टिंडल इफेक्ट, और ये हम लोग किस में देखेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन में। और जो लास्ट हम लोग देखने वाले रहेंगे, लास्ट टॉपिक जो देखेंगे वो आपको होएगा ब्लू कलर ऑफ स्काई। और इसी के जस्ट बाद ही एक छोटा टॉपिक और मिल जाएगा आपको, रेडनिंग ऑफ सन इन सनराइज एंड सनसेट। यानी कि सनसेट और सनराइज के समय आपका सन रेड क्यों दिखता है, और उसके आसपास के जो क्लाउड होते हैं वो रेड क्यों दिखते हैं, ये आपका सबका रीजन दिया जाएगा। आप लोग को सबको रीजन इसका आज दिया जाएगा। तो इन सभी टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। जैसा कि पहला टॉपिक हम लेने चले, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है देखना। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए, जैसे जैसे हम लोग एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते हैं, हमारा एटमॉस्फेयर कैसे बना होता है, एक लेयर की तरह, एक लेयर में बना होता है। ऐसे ऐसे अनेक प्रकार के लेयर से मिलकर बना होता है। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे, क्या होएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करता है। और टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा, हमारी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अर्थात जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर में, हमारा एटमॉस्फेयर कैसा होता जाता है, रेयर होता जाता है। अर्थात हमारा एटमॉस्फेयर नीचे की तरफ डेंसर है। यानी कि हम लोग ऊपर की तरफ चलेंगे तो डेंसर टू रेयर में पहुंचते चले जाएंगे। अब देखो, जब हमारा एटमॉस्फेयर ऊपर की तरफ रेयर है, नीचे की तरफ डेंसर है, तो कोई भी रे अगर ऊपर से आएगा तो क्या होएगा, रे ऊपर की तरफ आया, हल्का से बेंड होके नीचे की तरफ, क्यों, क्योंकि रेयर टू डेंसर जा रहा है, रेयर टू डेंसर जा रहा है। और जब कोई रे आपका रेयर टू डेंसर जाता है तो क्या होता है, हल्का से बेंड टू नॉर्मल हो जाता है, यानी कि नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। ओके, अब हल्का से ऐसे बेंड हो गया, फिर जैसे यहाँ पे पहुंचेगा हल्का से बेंड हो जाएगा, फिर जैसे यहाँ पहुंचेगा हल्का से बेंड, फिर जैसे यहाँ पहुंचेगा हल्का से बेंड। यानी कि इस तरीके से बेंड होते हुए हमारा रे
हमारे पास तक आता है, यानी कि अपने एक्चुअल पाथ से ना आके थोड़ा से डिफर होके हमारे पास तक पहुंचता है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है? जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ेंगे हमारा एटमॉस्फेयर रेयर होता चला जाता है, अर्थात जैसे ही कोई ऊपर से रे नीचे की तरफ आएगा वो बेंड टू नॉर्मल हो जाता है, अर्थात नॉर्मल की ओर बेंड होते हुए झुकता है, जिसके कारण उस रे का क्या हो जाएगा, उस रे का क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। अर्थात एक्चुअल पाथ से जिस पाथ से आना चाहिए उस पाथ से रे ना के हल्का से एक कर्व जैसे संरचना बनाते हुए हमारे पास तक पहुंचता है। और यही इवेंट ही आपका क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो यहां लिख सकते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? इफ एनी रे कम upper side to down side, then that ray make a curve path, curve path, curve path. This event is called atmospheric 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 refraction, atmospheric refraction. ओके, यानी कि जब कोई रे आपका अपर साइड से डाउन साइड की तरफ आएगा वो अपने एक्चुअल पाथ यानी कि एक सीधे पाथ से ना आके हल्का से कर्व बनाते हुए हमारे पास तक आता है, अर्थात अर्थ तक आता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक घटना देखने को मिलती है और इसी घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। घटना यही है कि आपका एक कर्व जैसा पाथ बनाते हुए हमारे पास तक आएगा। अब जैसे ही हम लोग इस पॉइंट को देखते हैं तुरंत हमारा अगला पॉइंट क्या आ जाता है, अपॉरेंट ऑफ स्टार, अर्थात आपका जो स्टार है, तारा जो है, ये अपने एक्चुअल पोजीशन पे ना दिख के क्या होता है, हल्का से ऊपर की तरफ दिखता है, हल्का से ऊपर की तरफ दिखता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये भी आपका कहीं ना कहीं एक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की घटना पे ही आधारित एक घटना है, एक इवेंट है। चलो देखते हैं और समझते हैं कैसे है आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे एक आधारित घटना। चलिए चेक करते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपका कोई एक स्टार है, ये हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर से अनेक लेयर से बना हुआ है, और ये आपका क्या है, अर्थ है, ये आपका अर्थ है। इस पे कोई एक भैया साहब खड़े हैं और इस स्टार को देखे पड़े हैं, इस स्टार को देखे पड़े हैं। अब जैसे स्टार से रे आएगा एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, ये हल्का से क्या होएगा, बेंड की तरफ, नॉर्मल की तरफ बेंड होता आएगा, इस तरीके से ऐसे बेंड होता हुआ इनके पास पहुंचा, यानी कि ये कर्व बनाते हुए इनके पास तक पहुंच रहा है। अब ये भैया इस स्टार को देख रहे हैं, एक कर्व बनाते हुए रे इनके पास आया, लेकिन अगर इसका हम लोग एक स्ट्रेट पाथ देखें इस रे का, तो स्टार आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसे दिखेगा। कहने का मतलब ये रे बेंड होते हुए इनके पास आया रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, और इसका हम लोग एक्चुअल पाथ बनाए तो इस तरीके से एक स्ट्रेट पाथ ऐसे मिलेगा एक्चुअल पाथ, और इसी एक्चुअल पाथ की वजह से ये आपका स्टार इस पोजीशन पे ना दिख के क्या होता है, हल्का से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, हल्का से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, यानी कि ये अपने पोजीशन से हट के थोड़ा से ऊपर की तरफ दिखाई देगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है बेटा, एक्चुअल में यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि ये रे आपका कहीं ना कहीं रेयर टू डेंसर चल के आ रहा है, रेयर टू डेंसर चल के आ रहा है। जब रेयर टू डेंसर चल के आ रहा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसलिए इसका एक्चुअल पाथ क्या बन जा रहा है, इसलिए इसका पाथ क्या बन जा रहा है, एक कर्व पाथ बन जा रहा है। लेकिन अगर एक्चुअल पाथ को देखिए, एक स्ट्रेट पाथ को देखिए,
ये आपका रे ई स्टार पे ना के हल्का से ऊपर की तरफ खिसकता हुआ दिखाई देगा, ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। इसलिए ये स्टार अपने पोजीशन पे ना दिख के हल्का से ऊपर की तरफ दिखता है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो यहाँ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हुआ। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से आपका जो एक्चुअल रे है जिस पाथ से आ रहा है वो हल्का से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, जिसकी वजह से स्टार उस पोजीशन पे ना दिख के हल्का से ऊपर की तरफ दिखेगा। ओके, जैसे ही एपोरेंट पोजीशन ऑफ स्टार को देखें तुरंत अब हम लोग इसके बाद कौन से टॉपिक को समझने चल रहे हैं? एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, ये देखिए कैसे होता है। ये आपका क्या अर्थ है? इस अर्थ पे कोई गोलू भैया बैठे हैं और ये आपका क्या है? एटमॉस्फेयर है। क्या है? दिस इज अ एटमॉस्फेयर। अब क्या होएगा? या गोलू भैया के लिए ये आपका क्या? हॉरिजॉन्टल लाइन है। दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, अब आपका सन यहाँ पे है, अभी ये ऊपर की तरफ नहीं आया, यानी कि ये हमें नहीं दिखना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है? सन तो हमें नहीं दिखाई, ये सन तो अभी राइज तो नहीं हुआ है लेकिन फिर भी हमें दिख जाएगा 2 मिनट पहले, राइज होने से 2 मिनट पहले ही दिख जाएगा। ऐसा क्यों होएगा? देखिए, चल रहा है आगे बढ़ना ना। जैसे ही आपका रे आएगा यहाँ पे टकराएगा, टकराने के बाद इसका क्या होएगा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होएगा और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होके एक किरण आपके ए रे आपके ए गोलू भैया के पास पहुंच जाएगा। अब ये आपका रे यहाँ से चल के रिफ्रेक्ट होके इनके पास पहुंचा है, लेकिन अगर इसके हम लोग स्ट्रेट पाथ को देखें, यानी कि इसके हम लोग जो आपका इमेजिनरी पाथ बनेगा, यानी कि आपका जो रे जो जिस पाथ से जाते हुए दिखाई देगा उस रे को हम लोग देखें तो ये कहीं ना कहीं ऐसे ऊपर की तरफ हल्का से उठा हुआ दिखेगा, यानी कि सन आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे अपीयरेंस होने लगेगा, यानी कि प्रतीत होने लगेगा। कहने का मतलब सन तो अभी राइज नहीं हुआ है लेकिन सन हमें 2 मिनट पहले ही दिख गया। ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दिस इवेंट इज आल्सो रिलेटेड टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस, क्योंकि आपका यह इवेंट भी किस पे डिपेंड कर जा रहा है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे डिपेंड कर जा रहा है। अर्थात ये जो रे का आपका एक्चुअल पाथ होएगा ये कहीं ना कहीं एक कर्व जैसे पाथ पे चलेगा, और अगर हम लोग इसके इमेजिनरी पाथ को देखें, पीछे की तरफ खींचें, तो एक स्ट्रेट पाथ ऐसा मिल जाएगा जिसकी वजह से सन आपका इस पोजीशन पे ना दिख के यहाँ पे दिखेगा और हम लोग कहेंगे भैया सूर्य भगवान, सन तो आपका राइज हो गया, सूर्य ऊपर आ गया, सन ऊपर आ गया। जबकि सन आपका 2 मिनट बाद वहां पे पहुंचता है, 2 मिनट बाद कहीं ना कहीं ऊपर आके दिखाई देता है, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से हम लोग को 2 मिनट पहले ही ओशन दिख जाता है। ओके, आई होप अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। चलो, नाउ टेक एंड द टॉपिक्स। आशा करते हैं सभी समझे होंगे। अब हम लोग आगे वाले टॉपिक को लेके आगे बढ़ेंगे। नाउ से हियर्स एवरी स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट को यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, जैसे ही आपका एडवांस में सनराइज दिखा वैसे ही आपका एडवांस में ही मतलब सनसेट वाला भी कंडीशन दिखेगा, यानी कि सन आपका कहीं ना कहीं लेट डूबता हुआ दिखाई देगा। ये भी आपका रीजन क्या कहलाएगा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। वाटर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, अर्थात ये जो तारे हैं हमें टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? व्हाट्स द रीजन व्हाई दिस स्टार इज अ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स? क्यों आपके स्टार्स ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की घटना को रिप्रेजेंट करते हैं, टिमटिमाते हुए घटना को रिप्रेजेंट करते हैं? तो चलिए इसके रीजन को भी हम लोग समझने चलते हैं और एक किस तरीके से ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है हमें, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये आपका क्या है? दिस इज अ एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, दिस इज अ अर्थ, 1 स्टे हियर। नाउ टेक अ 1 स्टार, you know very well, say ray comes star to
अर्थ वेरी मच। आपको अच्छे से पता होगा स्टार से आपके अर्थ पे अनेक प्रकार के रे चली आ रही है, ध्यान देना। चलिए अब अर्थ, और इससे पहले हम एक पॉइंट और आपको बता दे रहे हैं। ये जो आपका अर्थ का एटमॉस्फेयर है ना, ये फिजिकल कंडीशन की वजह से कंटिन्यूसली अपनी डेंसिटी को क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है, अपनी डेंसिटी को चेंज करता रहता है। फिजिकल कंडीशन क्या होता है, यहाँ लिख रहे हैं, व्हाट अ फिजिकल कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। फिजिकल कंडीशन जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी ऑफ अर्थ हो गया, डेंसिटी ऑफ डस्ट, डेंसिटी ऑफ एयर, ये क्या होती है, कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से ये जो आपका एटमॉस्फेयर्स है, ये एटमॉस्फेयर्स क्या करता है, एक अनकॉन्स्टेंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता रहता है, अर्थात अपनी डेंसिटी को लगातार चेंज के कंडीशन में लाता रहता है। कभी जैसे मान लो इसकी डेंसिटी, ऊपर वाले की डेंसिटी आपकी कितनी है 5, अब ये फिजिकल कंडीशन की वजह से कभी इसकी डेंसिटी 4 भी हो सकती है, कभी इसकी डेंसिटी 3 भी हो सकती है। यानी कि इस तरीके से इस एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कंटिन्यूसली क्या होती है, चेंज होती रहती है, कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। और ये जो आपका स्टार है अत्यंत दूर है, वेरी वेरी मच डिस्टेंस ऑफ दिस स्टार, इस स्टार का डिस्टेंस बहुत दूर है, जिसकी वजह से आपका क्या है, एक पॉइंट सोर्स है ऑफ लाइट का, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। अब एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से जब आपका कोई भी रे आएगा इस एटमॉस्फेयर में इंटर करेगा, इसका रिफ्रेक्शन होगा, इसका रिफ्लेक्शन होके आंखों तक आएगा, यानी कि हमारे आई तक आएगा, या कोई पर्सन या अर्थ तक आएगा। अब ये आपका क्या कर रहा है, एक कर्व पाथ बना रहा है, एक कर्व पाथ बना रहा है। अब एक कर्व पाथ बना रहा है, लेकिन अगर हम लोग इस रे के लिए एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन खींचे तो ये कहीं ना कहीं ऐसे ऊपर की तरफ दिखेगा, यानी कि ये आपका स्टार यहाँ दिखेगा। अब जैसे रे हमारे आंख में, इसके जस्ट बाद ही आपकी सेकेंड रे भी आपके हमारे इस अर्थ तक पहुंचती है। अब ये जो आपकी चलती हुई फिर इसी पाथ से आ रही है, यहाँ की डेंसिटी क्या है, जैसे जो डेंसिटी पहले थी वो कहीं ना कहीं चेंज के कंडीशन पे आ गई, अर्थात हल्का से चेंज हो गई, हल्का से चेंज हो गई। अब जैसे ही इसी पाथ से दूसरी रे आएगी ना, ये हल्का से डिफ्लेक्ट होते हुए इस अर्थ तक पहुंचेगी, जिसकी वजह से आपका जो इमेजिनरी दूसरी रे बनेगी ये इस पोजीशन पे आके कहीं ना कहीं बनेगी। यानी कि कंटिन्यूअसली हर सेकंड में क्या हो रहा है, हमारे आंखों तक जितनी रे आ रही है, इस डेंसिटी की वजह से अपने इमेजिनरी पाथ को चेंज कर रहा है, इमेजिनरी पाथ को चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से एक आपके स्टार एक पोजीशन पे ना दिख के अलग अलग पोजीशन पे दिखने लगते हैं। और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। क्या कहते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। यानी कि यहाँ पे कौन सी घटना हो रही है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। समझ गए। तो इसमें आपने क्या क्या देखा, फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, डस्टिंग ऑफ एयर हो गया, इन कंडीशन को कंटिन्यूसली चेंज होने, इन कंडीशन के कंटिन्यूसली चेंज होने की वजह से यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, एक रे जो एक पाथ से आ रही है कहीं ना कहीं इमेजिनरी रे जो आपकी पीछे बन रही है, ये अलग अलग पोजीशन पे जाके दिखाती हैं किसी स्टार को, जिसकी वजह से अलग अलग पोजीशन पे देखने की वजह से हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज अ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, दिस इवेंट इज अ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ये आपके कौन से इवेंट है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का इवेंट है। समझ गए। और आपका ये किस तरीके से बिहेव करता है, दिस इज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, दिस इज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। यह आपका कैसा है, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। समझ गए। चलिए अब हम लोग ट्विंकलिंग ऑफ स्टार को समझ लिए। जस्ट इसी के बाद हम लोग क्या देखेंगे, वाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकलिंग, यानी कि प्लैनेट आपका क्यों ट्विंकलिंग
या ट्विंकलिंग की घटना को रिप्रेजेंट नहीं करता, अर्थात क्यों ये टिमटिमाते हुए हमें दिखाई नहीं देता है। चलिए अब इसको समझते हैं। फिर से देखिए, दिस इज अ अर्थ, दिस इज द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, दिस इज अ प्लैनेट। अब ये क्या है, आपका एक प्लैनेट है। अब देखिए प्लैनेट हमारा क्या होता है, अर्थ के पास होता है। आपका स्टार क्या था, अर्थ से बहुत दूर था, लेकिन प्लैनेट क्या, अर्थ के बहुत पास है, जिसकी वजह से ये आपका एक्सटेंडेड, क्या, एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड लाइट ऑफ सोर्स, यानी कि एक्सटेंडेड लाइट ऑफ सोर्स का मतलब ये आपके कहीं ना कहीं एक प्लेनेट है, लेकिन आपके अलग अलग लाइट ऑफ सोर्स को, सोर्स कहीं ना कहीं दिखाने का प्रयास करता है। कहने का मतलब यहाँ पे अनेक प्रकार के लाइट ऑफ सोर्स हैं, अनेक प्रकार के लाइट ऑफ सोर्स है। ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्लेनेट आपका अर्थ के काफी नजदीक होता है। दिस प्लैनेट इज रिलेट टू अ वेरी नियर ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ के काफी नजदीक है, जिसकी वजह से ये एक्सटेंडेड लाइट सोर्स के जैसा बिहेव करता है, यानी कि ढेर सारे लाइट ऑफ सोर्सेस अपने पास कहीं ना कहीं दिखाते हुए, रिप्रेजेंट करते हुए रखता है। अब जैसे ही आप इस प्लेनेट को देखेंगे, अब यहाँ मान लो हमारे ये जो आपका अर्थ है, इस प्लेनेट के द्वारा इस अर्थ पे एक साथ कितनी रे भेजी जा रही, 100। अब वो पॉइंट ऑफ सोर्स था, स्टार आपका पॉइंट। अब पॉइंट ऑफ सोर्स की वजह से एक ही सोर्स से आपकी रे चली आ रही थी। यहाँ पे आप देखेंगे 1000 सोर्स हैं, जिसकी वजह से मान लो अर्थ पे एक साथ 100 रे आ रही हो। एक बार इसने 50 भेज दिया हो और 50 इसने भेज दिया हो, दोनों मिला के 100 भेजे हो। और दूसरी बार क्या हुआ, दूसरी रे के साथ हुआ, जैसे मान लो एक ही बार में 100 भेज दिया, जिसकी वजह से हमेशा हमें कंटिन्यूअसली हमें एक जैसा लाइट देखने को मिलता है, एक जैसा कहीं ना कहीं लाइट हमारे पास आ पाता है, एक जैसा कहीं ना कहीं रे हमारे पास आ पाता है, यानी कि इक्वल रे हमारे पास तक पहुंचता है, या इक्वल रे हमारे इस अर्थ तक पहुंचता है इस प्लेनेट के द्वारा, जिसकी वजह से ये ट्विंकलिंग की घटना को रिप्रेजेंट नहीं करते, अर्थात ये टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते। What's the reason why planet is not represent a twinkling events? Because planet is not represent a twinkling events. This is a extended of light source. They send a equal. They send a equal ray of light of the on the earth. यानी कि ये कहीं ना कहीं इक्वल लाइट ऑफ रे को हमारे अर्थ तक भेजते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से प्लेनेट आपका ट्विंकलिंग की घटना को रिप्रेजेंट नहीं करता है। समझ गए, ट्विंकलिंग की घटना को रिप्रेजेंट नहीं करता। आई होप अंडरस्टैंड यू व्हाई दिस प्लेनेट इज नॉट अ रिप्रेजेंट ट्विंकलिंग इवेंट्स। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं टिंडल इफेक्ट। हमेशा याद रखना, टिंडल इफेक्ट आपका कौन दिखाएगा, कोलाइडल पार्टिकल दिखाएगा। और ये हमेशा किस में देखने को मिलता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में देखने को मिलता है। जैसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर आपका मिल्क हो गया, स्मोक हो गया, डस्टिंग इन एयर हो गया, ये सब आपके क्या है, एक कोलाइडल सोल्यूशन है, क्योंकि इनके पार्टिकल कहीं ना कहीं एक कोलाइडल सोल्यूशन के बराबर होते हैं, जिसकी वजह से ये आपके सब क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन है। तो टिंडल इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा, एक्चुअल में क्या होएगा, जब आपकी ए रे यानी कि प्रकाश लाइट ऑफ जब आपकी लाइट ऑफ रे किसी मीडियम में चलती है, तो क्या करती है, जो आपके डस्टिंग पार्टिकल होते हैं उनसे टकरा कर, उनसे कोलाइड होके स्कैटर होते रहते हैं। क्या होते हैं, स्कैटर होते रहते हैं। तो जब एक कोलाइड होके स्कैटर की घटना को रिप्रेजेंट करते हैं ना, स्कैटरिंग की घटना को दिखाते हैं, तो देखेंगे ये वहां पे एक बीम ऑफ लाइट को क्रिएट कर देते हैं। स्कैटरिंग की घटना के दौरान एक बीम ऑफ लाइट को क्रिएट कर देते हैं,
बीम ऑफ लाइट का मतलब वो अपने पाथ को विजिबल बना देंगे, एक दृश्य पाथ बना देंगे, अर्थात वो पाथ चमकने लगता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, पाथ विजिबल होने की वजह से, इसी इवेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट बोलेंगे। और आप प्रैक्टिकल के रूप में अंधेरे कमरे में जाइए, जहां आपका जो रूम आपका एकदम हमेशा के लिए बंद हो, और 1 महीने बाद जाइए, कहीं से उसमें हल्का सुराख हो और बाहर कड़ाके की धूप हो, तो आप देखेंगे उस सुराख से जो लाइट आएगा ना, वो सुराख वाली लाइट का जो पाथ होएगा एक विजिबल लाइट पाथ होएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपका वहां से लाइट आ रहा हो, तो ये जो डस्ट ऑफ पार्टिकल है उससे ये टकराने के बाद क्या होते हैं, पाथ को विजिबल कर देते हैं, पाथ को विजिबल कर देते हैं। और यही इवेंट आपका क्या होता है, टिंडल इफेक्ट होता है। क्या होता है? टिंडल इफेक्ट। सेम आप इसी घटना, इसी इवेंट को एक जगह पे और देख सकते हैं। आप डेंस फॉरेस्ट में जाइए। कहाँ जाइए? डेंस फॉरेस्ट में। जैसे डेंस फॉरेस्ट में एंटर करेंगे, आप देखेंगे ज्यादा घना होने की वजह से वहां पे आपके ड्रॉपलेट होते हैं, छोटे छोटे बूंदे होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे बूंदे, ड्रॉपलेट होते हैं, जिसकी वजह से लाइट जब उसके किसी एक भाग से इंटर करता है, इन बूंदों से क्या करता है, रिफ्लेक्ट होता रहता है, यानी कि टकरा के आगे बढ़ता है, जिसकी वजह से पाथ विजिबल बन जाता है, पाथ विजिबल बन जाता है। और ये इफेक्ट कहीं ना कहीं वहां पे भी देखने को मिल जाता है। कौन सा इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट। समझ गए टिंडल इफेक्ट क्या है? तो जब आपका लाइट क्या करेगा, अनेक छोटे छोटे पार्टिकल से टकराएगा, तो उसके पाथ को क्या बना देगा, विजिबल बना देगा, जिसकी वजह से इसी घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट का इवेंट्स, टिंडल इफेक्ट की घटना को बोलेंगे। समझ गए? अब जैसे ही आप देखेंगे, अब ये सब घटनाएं आप इसमें भी देख सकते हैं, स्मोक में, या आपका एक रसोई घर हो, वहां पे ढेर सारा स्मोक पड़ा हो, सुबह का समय, जैसे ही कोई छिद्र से लाइट उस इस रूम में इंटर करता है, किचन में इंटर करता है, आप देखेंगे उसका पाथ भी क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट हुआ, कहीं ना कहीं लाइट उस डस्ट से टकराते हुए आगे